हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर एबीएफएम। एबीएफएम एग्जामिनेशन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप जब आप उसको देखते हैं तो आपको पैटर्न का आइडिया हो जाता है। पेपर में ये नो ऑप्शन क्वेश्चंस क्या हैं, ये न्यूमेरिकल कैसे डालते हैं, इनकी केस स्टडीज का मतलब क्या है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसके थ्रू मिल जाते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स है जिनकी वेटेज ज्यादा है, वो भी आपको आइडिया हो पाएगा इसी के थ्रू। प्लस अगर आप इन चीजों को सॉल्व फॉर्म में ढूंढ रहे हैं तो वो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिकलेक्टेड बुकलेट। उस बुकलेट से आप पढ़ाई कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, विद द डिटेल्स की कौन से मॉड्यूल से है, कैसा क्वेश्चन आया है, वो सब उसके अंदर गिवन है। सो उसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2024 यानी जुलाई एज वेल एज नवंबर के इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। सो गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड साथ साथ ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि याद रखिए जब आप अपने स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको रिदम मिल जाती है कि पढ़ना कैसे है। रैंडमली पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन। शुरुआत हमेशा पीवाईक्यूज से होनी चाहिए वंस यू आर डन विद द सिलेबस वंस। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के साथ साथ भी अगर आप पीवाईक्यू देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो गो अहेड एंड अच्छे से पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट डिफाइंड मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। देखिए, पीटर एफ ड्रकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फ्रेडरिक टेलर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, लेकिन इन एक्चुअल ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, POLC का जो बेस था वो बनाने वाले हेनरी फ्योल थे। मैक्स वेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम। मतलब आप बुक में ना मल्टीपल जगहों पे इन चारों के नाम देखेंगे, लेकिन हाँ, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है, मतलब बेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है, वो हेनरी फ्योल की दी हुई है। इन्होंने ह्यूमन टच जो है वो ऐड किया था मैनेजमेंट के अंदर। इससे पहले सब प्रोडक्शन बेस्ड, इंसानों से काम करवाने बेस्ड था। फिर इन्होंने बोला कि एक मिनट, आप इंसान को इंसान तो समझो, आप उसे काम करवा रहे हो, वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में उतने मोटिवेशन के साथ काम भी तो कर पाए। वो सारी बेसिक जो सीधी ना, वो इनकी दी हुई थी। ठीक है, here comes the next question. Which among the following theories is also known as satisfier dissatisfier theory? Satisfier dissatisfier basically talks about, देखिए मेरे को ना क्या satisfy करेगा एज अ पर्सन, मेरे को satisfy करेगा अगर मेरी ग्रोथ दिख रही है मुझे करियर में। अगर नहीं दिख रही है तो मैं वहां काम नहीं करना चाहूंगी। और डिससेटिस्फायर क्या होगा? देखिए, वहां जहां पे मैं काम कर रही हूँ, लाइटिंग का होना मुझे कभी कोई मोटिवेशन नहीं हो कि वाह मेरे ऑफिस में बहुत अच्छी लाइट्स है, नहीं। लेकिन अगर मेरे ऑफिस में डिम लाइट्स है ना, और मेरे सिस्टम पर देख देख कर सर दुख रहा है, एक टाइम बाद दैट विल बिकम अ रीजन दैट आई डोंट वांट टू वर्क हियर एनीमोर, बिकॉज मेरे को हेडेक होने लग गया है, क्योंकि ये चीज हो रही है। सोचिए, बेसिक सी लाइटिंग, मतलब डिससेटिस्फायर इज बेसिकली समथिंग जिसकी एब्सेंस हमें इरिटेट कर देती है, और सेटिस्फायर जिसकी प्रेजेंस हमको मोटिवेट कर देती है। यही फर्क है। सो ये पर्टिकुलर थ्योरी किसकी दी हुई है? हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? नहीं। XYZ मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी? या नन ऑफ द अबव? इसका नाम और क्या है? हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय मैस्लो। ठीक है, एक्स एंड वाई थ्योरी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हम इसमें भी पेपर में एक्सपेक्टेड होता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, इससे पिछले वाले में पेपर्स में इसके बारे में आया भी हुआ है। दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी, और इसको कहते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। Which of the following statements is or are correct? Henry Fayol is widely acknowledged as a founder of modern management methods. Agreed. He is the one जिनको स्पेशली कहा जाता है कि ये ना मॉडर्न मैनेजमेंट को लाने वाले सबसे पहले पर्सन थे। ठीक है, देन हेनरी फ्योल पब्लिश द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। नहीं, देखिए इनके लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये नहीं, टेलरिज्म लाए थे। जो था ये बेसिकली ना FW टेलर की पूरी थ्योरी थी, द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन FW टेलर। तो इसका आंसर हो जाता है C, दैट इज 1 and 3 इज द आंसर। ठीक है,
देन हमारे पास क्या आ जाता है, द डैश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव्स इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड द एम्प्लॉयज विद कंसंट्रेशन ऑन एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। मतलब ये कहते हैं भैया अपना एक काम कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए सो दैट हम एरर फ्री होकर चले। फर्स्ट पार्ट इज classical or traditional, second is neoclassical, third is quantitative, and the last one is सिस्टम। ये पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ये समय था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ये जो पूरा सिस्टम लाने वाला था, दैट वाज क्लासिकल और ट्रेडिशनल। ठीक है, इसके थ्रू वर्किंग होती थी। Then comes, which among the following statements is not correct about the assumptions and inferences of Maslow's hierarchy of needs? अब्राहम मैस्लो का ये स्पेसिफिक थ्योरी बात करती है सिस्टमैटिक मोटिवेशन की। Human beings have wants and desires which influence their behavior. हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो डेफिनेटली हमारी wants और desires से अफेक्ट होता है। यप, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बट यहाँ पर ये नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं तो ये तो ट्रू है। सिंस नीड्स आर मेनी, मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। देन सिंस नीड्स आर मेनी दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द बेसिक टू कम्प्लेक्स। ये भी इनका है, हायरार्की बेसिक इनकी ऐसी बनी थी, बेसिक नीड्स से उठते उठते आपकी फाइनल नीड्स तक पहुंचने का रास्ता। तो ये और ये ए और बी करेक्ट है, तो इसका मतलब या तो सी और डी ही हो सकते हैं, या फिर मतलब या तो ये होगा या तो ऑल आर ट्रू। ये भी गलत हो गया, जब पहले दो सही हो गए तो आपके पास ऑप्शन ही ये बचा कि यही दोनों गलत होंगे। ठीक है, द पर्सन एडवांसेस टू द नेक्स्ट लेवल ओनली आफ्टर द लोअर लेवल नीड इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब बेसिक क्या होता है, जैसे इस पर्टिकुलर थ्योरी में गिवन है कि रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग आपकी बेसिक नीड्स है। वंस दीज आर डन देन यू मूव टुवर्ड्स अ सोशल लेवल। ठीक है, देन यू वांट, पहले आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं कि मेरा बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई हैं, अब मेरे को चाहिए कि जो मेरे को मिल रहा है वो सेफली मेरे को मिलता रहे। बट आई नो मेनी पीपल हु आर, जो आपको बोलेंगे कि आप देखिए, वैसे तो किसी पर्सन की तरफ मत जाइए, ऑल द पीपल हु आर लिविंग बिलो बेसिक नेसेसिटीज। कितने ऐसे लोग हैं जो ना स्लम्स से निकलकर सीधा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप लेवल पर भी पहुंचे। कैसे पहुंचे वो लोग, क्या था उनके केस में, मतलब उनके पास सेफ्टी नहीं थी, उनके पास सोशल बिलोंगिंगनेस भी नहीं थी, उन लोगों के पास सिर्फ एक बेसिक स्लम वाले एरिया के अंदर रहकर अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही थी जहां से उठकर वो निकले। तो ऐसा नहीं होता कि एक लेवल की नीड पूरी होगी तभी वो दूसरे पर जाया जाएगा, वो एम की बात है पर्सन की। once the lower need is satisfied it no longer motivates the behavior। ऐसा भी नहीं हो सकता। सोचिए, मुझे भूख तो रोज ही लगती है, मतलब द साइकिल इज गोइंग टू कंटिन्यू एवरी सिंगल डे, राइट? तो इंडिविजुअल फोकसेस ऑन द नेक्स्ट लेवल नीड, नॉट रियली। वंस आपकी लोअर नीड सेटिस्फाई होगी फिर वो मोटिवेट नहीं करती, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो बेसिक चीज तो चलती रहती है। कंप्लीटली तो ये सच नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें देर इज बेसिकली अ लूप होल इन बोथ द पॉइंट्स। प्रैक्टिकली ये लिमिटेशंस में आती हैं, क्योंकि यही दो पॉइंट्स ना उनके अगेंस्ट बोले गए थे कि यही दो पॉइंट्स के ऊपर ना हमें सही नहीं लगा था, जहां पर मतलब मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में कहीं ना कहीं गलतियां थी, एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं गैप रह गया था। Why is planning considered as the basis for all other management functions? प्लानिंग बेस क्यों है? प्लानिंग इसलिए बेस है क्योंकि इससे काम शुरू होता है, बिना प्लान के आप चल नहीं सकते हो। बिकॉज इट प्रमोट्स chaos, इट नेवर प्रमोट्स chaos, इट रिमूव्स chaos, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस फॉर एफर्ट्स, दैट्स करेक्ट। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा मेरे को ना कुकिंग करनी है, बट आई डोंट नो व्हाट टू कुक, तो मैं एक तरफ पानी उबाल रही हूँ, एक तरफ कुछ कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे आगे पूछे कि क्या बनाना है, एंड आई से डोंट नो, मैं तो सिर्फ अभी काम कर रही थी, दैट विल नॉट मेक माई अल्टीमेट गोल अचीव ना। मेरी कुकिंग कंप्लीट नहीं होगी, आई वोंट बी एबल टू ईट एनीथिंग। इफ आई रियली वांट टू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट आई रियली फर्स्ट हैव टू हैव अ प्लान। ये करना है मैंने आज, बस उतना पता होना चाहिए, उसके बेस पर सब कुछ शुरू होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड सर्टेनिटी बिकॉज इट अवॉइड अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज देखिए, ह्यूमन लाइफ में अनसर्टेनिटी एक प्रेजेंट चीज है। प्लान बना और आज प्लान बनने के बाद चार चीजें और ऐसी आ गई जो उस प्लान का पार्ट ही नहीं थी, तो क्या मैं वो नहीं करूंगी? करूंगी तो वो भी। तो अनसर्टेनिटी जाती नहीं है और आप उसको अवॉइड कर भी नहीं सकते, बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कंट्रोलिंग। विदाउट कंट्रोलिंग योर प्लान इज नथिंग। मैंने प्लान बनाया जी, मैंने आज ये खत्म करना है, और आप मुझसे बाद में आके पूछोगे कि मैम होगा पूरा, फिर मैंने बोलूंगी ओहो सर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली फिर मुझे लगेगा कि मुझे करना है, फिर मैं वो चीज करूंगी। तो बेसिकली कंट्रोलिंग के बिना प्लान चलते नहीं है, आपको प्लान में कंट्रोल ऐड करना ही पड़ता है।
Which of the following part of the 6 internal factors that are a part of PESLE? PESLE का बेसिक मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल. ये सारे आते हैं. अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिक्स इंटरनल. परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, इकोनॉमिकल होता है, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड साइंटिफिक इवन, एंड वी डू नॉट हैव द पॉइंट ऑफ लोकल एज वेल. सो आई कैन से 2 और 4 ही मेरे पास है जो इसके अंदर आते हैं. ठीक है. पेस्ले एनालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है. इसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर डिवीजन या किसी भी तरह के केस स्टडी के अंदर आप उसके सारे फैक्टर्स को कवर कर सकते हैं जो उसको अफेक्ट करता है एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली देयर. ठीक है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, देन वी हैव सोशल, देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल, then is legal, and last is environmental. ठीक है जी. ये है इसके सारे पॉइंट्स. Then comes the next part. The expression span of management refers to, span of management का basic मतलब होता है the number of people I can handle under me. कितने लोग मैं आराम से अपने नीचे काम कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको संभाल पा रही हूँ. The scope of manager duties and responsibilities नहीं, responsibility of manager नहीं, the maximum number of direct subordinates, आप कितने लोग अपने अंडर हैंडल कर सकते हो. जितना बड़ा आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है उतनी ही आप मैनेजमेंट की टॉप पोजिशंस पर जल्दी पहुंचते हैं. ठीक है. Okay, next question. This is by Kurt Lewin. In Lewin's model of organization change, the process begins with the dash stage where the organization prepares for change, then acknowledging its necessity, significance. The actual transformation occurs in dash stage, requiring time for adjustment and strong leadership. Finally, the dash stage sees the organization returning to stability with employees adapting to and accepting the new changes. This model is often linked to transition ice cream from solid to dash to illustrate structural change. इतनी लंबी लाइन के अंदर ना कर्ट ल्यूइन का ना इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट कर दिए. इनका बेसिक काम क्या था, पहले ना आपकी जो बुरी आदतें हैं आप उनको करो अनफ्रीज, फिर आप बदलाव लाओ क्योंकि आपने बुरी आदतें छोड़ दी, फिर आप चेंज ले आओ, फिर जो आप चेंज ले आओ उसको कर दो रीफ्रीज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और ये जो आइसक्रीम है वो क्या हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जा रही है, क्योंकि पुरानी आदतें आपको छोड़नी पड़ती है तभी होते हैं, आप दूसरी नहीं बना पाते हैं. सो ये कहता है, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना था कि कर्ट ल्यूविन के वो 4 स्टेप्स के हैं. एवरीथिंग एल्स वाज जस्ट अ होक्स जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज्ड, राइट. अच्छा, अब ये क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग देयर. व्हाट डज द एस इन स्मार्ट गोल स्टैंड्स फॉर. देखिए एस का बेसिक मतलब होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक. जब आप प्लान बना रहे होते हैं, जब भी आप कोई प्लान बनाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना उसमें स्पेसिफिक हो जाए, मैं इस चीज के लिए प्लान बना रहा हूँ. इट इज नॉट अबाउट सिग्निफिकेंस, इट इज नॉट अबाउट बीइंग सिंपल और सपोर्टिव एज वेल. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स टेक्निक. एमबीओ का बेसिक मतलब क्या होता है, आप मैनेजमेंट इज रन बाय द गोल्स. आप पहले गोल सेट करेंगे और उसके बेस पर चलते हैं. तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे तो पहले पहले पॉइंट में ही गड़बड़ दिखी. यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर इनकरेजिंग की बात की जा रही है. सो जिसमें भी गोल्स होंगे सबसे पहले शुरुआत वहां से होती है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन करती है रन. पहले आप गोल सेट करेंगे, फिर दुनिया को बताएंगे पहले कि सीधा उसकी प्रोग्रेस देखने लग जाएंगे. जब दूसरों को पता ही नहीं है उनका गोल क्या है, वो कैसे अचीव कर सकता है. तो पहले आप गोल बनाएंगे, सबको बताएंगे, सब उसके पीछे पीछे भागेंगे और उसको मॉनिटर करना है, आपने इवेलुएट करना है और बाद में लोगों को देने हैं रिवॉर्ड्स. दैट इज हाउ वी डिफाइन द पॉइंट ऑफ MBO. ठीक है. दिस इज गिवन बाय पीटर ड्रकर. देन वी हैव सबसे पहले ये अप्लाई किया था जेम्स कार्टर ने यूएस के अंदर. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है. नाउ कम्स मॉड्यूल नंबर बी, जिसमें हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल था वो था CAPM मॉडल से. An investment firm is evaluating the potential stock investment using the capital asset pricing model. The current risk is 3.5%. The expected return on the market is 12%. Stock leverage beta is 1.8. CAPM मॉडल का फॉर्मूला पता है. आप CAPM मॉडल में अगर आप बात करते हैं, आपके कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है वो निकालनी है आपको. उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो आप रिस्क
फ्री रेट लिखें, फिर लिखें आपका लीवर्ड बीटा, और फिर आप मार्केट रेट में से ये RF कर दें माइनस। क्या करना है, रिस्क फ्री रेट हमारा कितना था इस क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग अगर रिस्क ना उठाएं तो हमको 3.5 तो पक्का पक्का मिल रहा है, और हमारा लेवरेज कितना है, लेवरेज इज 1.8, ये दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट। और मार्केट में अगर आप रिटर्न लेते हैं विद रिस्क तो आपको मिलेगी 12% की, 12 में से आप माइनस कर दीजिए 3.5%। सो ये आपका पूरा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, हमेशा कहती हूँ कि मैं क्लास के अंदर की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CAPM मॉडल JIB में भी है, CIB में भी है, ठीक है, वहां पर AFM में था, यहाँ पर ABFM में है। तो दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ अ वन लाइन फॉर्मूला, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई थी बिकॉज दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एट ऑल। रिस्क फ्री यानी जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जो मार्केट होगी उसमें तो रिस्क होएगा ना, तो मार्केट में से अगर आप बिना रिस्क वाला पोर्शन निकाल दो, जो बचा उसे कहा जाता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। ये विद रिस्क है, ये विदाउट रिस्क है, तो दोनों को माइनस करोगे क्या निकल कर आएगा, रिस्क कितना है, राइट। Next question. XYZ Limited specializes in manufacturing LED bulbs. Recently, they implemented activity-based costing system to better understand the cost. The following data was gathered for one of its popular LED models. Monthly demand in production 15,000 units की है, selling price इनका 1200 है, तो आप ये बोल सकते हैं इनकी total sales कितनी होगी, 15,000 into 1200 की। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, दैट इज 1000 रुपीज पर यूनिट, तो 15,000 इंटू 1000 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट इनकी 12 लाख पर यूनिट है। अंडर द ABC कॉस्टिंग इट वाज नोटेड दैट प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेवरल स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस ऑफ विच द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, और ये चिप्स असेंबल किए जाते हैं 50 के यूनिट्स के अंदर, ठीक है, मतलब एट अ टाइम 50 यूनिट्स आप एक बारी में बनाते हैं। तो अगर आपके पास 15,000 यूनिट्स हैं तो 15,000 आप डिवाइड बाय 50 कर दीजिए ना, तो वो कितना बना हमारा, दैट इज 15,000 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आपके ओवरऑल 300 तो बैच हो गए, आ गए ना 300 बैच। अब कहता है कि आफ्टर द असेंबली ऑफ द LED इन क्वेश्चन द नेक्स्ट बैच इज फॉर अनदर मॉडल। Thus, there is a need to recalibrate machines। कुछ कुछ टाइम बाद आप दूसरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो आपको दोबारा मशीन करनी पड़ती है सेट। Each setup cost incurs 600 rupees as the cost, covering calibration and machine maintenance। वो कॉस्ट आती है। Previously these costs were linked with together with fixed cost। Actually ये वैल्यू तो चेंज होएगी ना कुछ कुछ टाइम बाद, कंप्लीटली फिक्स्ड का तो पार्ट ये नहीं होगी। क्वेश्चन आपको कहता है बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड डेटा determine the profit per month for XYZ electronics for their LED model applying ABC method। अगर आप ABC मेथड लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, व्हेन यू आर यूजिंग ABC मेथड तो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स तो आपको करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको इसके अंदर ना निकालना पड़ेगा आपका कितना कॉस्टिंग बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम एक बार टोटल सेटअप कॉस्ट निकाल लें, कितनी आई, अगर 300 बैचेस हैं इंटू 600 रुपीज करें तो कितना बना, 6 3 सा 18, 1,80,000 तो आ गई मेरी सेटअप की कॉस्ट, ठीक है ना। पहले मेरी टोटल कितनी कॉस्ट थी, 12 लाख मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, उसमें से अगर मैं ये 1 लाख कर दूं 80 माइनस, तो इसका मतलब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, ये मेरी सेटअप कॉस्ट है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 10,20,000। मैंने क्या किया, टोटल 12 लाख थी, 12 लाख थी टोटल, उसमें से मैंने सेटअप माइनस कर दी, तो एक सेटअप कॉस्ट हो गई और एक रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये वाली चीज हमने निकाल ली, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस पार्ट आपको क्या करना है, आपको सेल्स में से ये सारी चीजें करनी है माइनस। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पर बता रही हूँ। सेल्स में से आप कीजिए वेरिएबल कॉस्ट माइनस, सेटअप कॉस्ट माइनस, फिर रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेल्स कितनी थी टोटल, सेल्स हमने भी पीछे देखी थी ना, सेल्स वाज 15,000 यूनिट्स थे इंटू 1200, दैट मीन्स 15,000 यूनिट्स इंटू 1200 आप करेंगे, दैट गिव्स यू 1,80,00,000। नहीं ज़्यादा ही है उससे भी, ये आपकी टोटल वैल्यूएशन बनकर आ रही है 15,000 यूनिट्स थे ना, 15,000 यूनिट्स, 15,000 से 1200 मल्टीप्लाई करना है ना, वो आ रहा है मेरा
180 लाख आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। इट इज़ बेसिकली 1800, एक्चुअली 000, ये आपकी वैल्यूएशन बन के आ रही है इसकी, ठीक है। आपके पास 1 करोड़ 80 लाख ही आया। फिर उसमें से हमने माइनस क्या कर दी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आई थी, वेरिएबल कॉस्ट थी 1000 पर यूनिट, तो मतलब 15,000 यूनिट्स थे। तो कहना है इससे 15,000 यूनिट्स के साथ में 1000 मैंने मल्टीप्लाई किया, इट कम्स आउट टू बी 1 करोड़ 50 लाख आ गया। 1 करोड़ 80 में से 150 तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सेटअप कॉस्ट कितनी हो गई, सेटअप थी मेरी 1,80,000 की। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 10,20,000 की। इन सबको माइनस करके जो मेरी अल्टीमेट वैल्यूएशन निकल कर आएगी वो मेरा कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद तो जो भी आपकी कॉस्टिंग है तो वो बनेगी 16,20,000 की। ओके ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विच इज द हिलियर मॉडल, पेपर में बहुत बार पूछा गया, मैं हमेशा बोलती हुई आई हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है। हिलियर मॉडल क्या कहता है, ऑफ रिस्क एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ कैश फ्लोज इज यूटिलाइज्ड टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोज। इन एक्चुअल ना हिलियर मॉडल इज लिंक्ड विद द फैक्ट दैट ना हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है हम उससे कम पर कहीं ना कहीं आ जाए, कुछ ज्यादा हो जाए, फिर क्या होगा, यानी हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए, ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल पूरा खराब हो गया, क्योंकि आपकी जो एस्टिमेशन थी आपका रियलिटी उससे बहुत दूर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, एक्सपेक्टेड आपका सम कितना है वो नहीं आएगा, ये कोरिलेशन से रिलेट नहीं करता, ये कंपैरिजंस की बात नहीं करता, ये कहता है आपने सोचा था क्या और क्या हो गया, उसका इम्पैक्ट कितना है, ये चीज नोट की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 12,000 शर्ट्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 600 रुपीज, मतलब 600 रुपीज का एक शर्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, 200 रुपीज। तो आप क्या करें, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, कितना बच गया, 300 रुपीज कितना बचा, 400 बचा, ठीक है। 400 मेरे पास बचा, 400 रुपीज मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया सेल्स में से। जैसे ही मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करती हूँ जो बचता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और कंट्रीब्यूशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी पर यूनिट से, कितने आ गए, तो आपके पास पर यूनिट 400 था, 12 4 सा 48 आ गया, दिस गिव्स 48 लाख रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है टोटल। मतलब हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस किया, मैंने क्या किया, कौन पर यूनिट इन दोनों को निकाले, जब मेरे को चीजें पर यूनिट गिवन ही है तो पहले मैं पर यूनिट ही कॉन्ट्री निकाल लेती हूँ, फिर मेरे पास टोटल आ जाएगा। टोटल में से क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए, जो बचा उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस कीजिएगा फिक्स्ड कॉस्ट, जो बचा उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। इसी बेसिस पर आपको यहाँ करना है। आप 48 लाख में से क्या माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 25,50,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो टेक्निकली दिस इज 48 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 28,50,000 को, और आपकी 25,50,000 को, द वैल्यू कम्स आउट टू बी ओवरऑल आपके पास आएगी, दिस इज 22,50,123। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है ना, ऑल्सो इफ द सेल्स अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट। अगर आपको ये निकालना ना, सबसे पहले तो ना ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्री डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ रहा था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो हम 48 लाख पर थे, तो ये 48 लाख रुपीस पर हम थे, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। और आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होती है ये, इसमें से भी ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ है ना टैक्स माइनस हुआ है। दिस इज 25 कितना था, 22,50,000 कितना आ गया हमारा, दिस गिव्स मी 2.13। पेपर में एक ही तो पॉइंट था जो 2.13 से मैच कर रहा है, तो आपका पॉइंट तो यहीं पर क्लियर हो गया, ठीक है। और ये द कंप्यूट द इम्पैक्ट इन EBIT, इसमें चेंज नोट करना है, ठीक है। आपका जो चेंज वाले पॉइंट होता है वो इसके अंदर निकाला जाता है, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेल्स आपकी 10% से अप जा रही हैं, आपका EBIT कितना इम्पैक्ट हो जाएगा, फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा। मतलब आप पहले तो अपनी सेलिंग जो सेल्स है इसको इंक्रीज कीजिए, और डिवाइड आप करेंगे इसको इसके इम्पैक्ट को नोट करने के लिए आपको क्या करना है इसमें ना, बेसिकली
अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ आए तो दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू डू, कि आप ना पहले उसको इसी को निकाल लो और आपका इसी से आंसर निकल आएगा। ठीक है, सो एक ये वाला तो मेजर पॉइंट हमारा हो गया। जो हमारे पास ईबीआईटी वाला पॉइंट होता है ना, वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना चेंज इन ईबीआईटी को नोट करते होते हैं डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स से। ये हमारा होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसी फॉर्मूला को हमने यूज किया है, बस क्योंकि हमें लेवरेज मिल गई, एक बार ये निकल गया, फिर हम इस पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकल गया 2.13, और चेंज इन सेल्स आपको पता है वो कितना है, वो है 10%। तो 21.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी उसकी फर्दर। ठीक है, सो ये आपके पास, आपको पूरा पहले चेंज निकालना पड़ेगा, चेंज में कितना आया है, और उसकी वैल्यूएशन यूज करते हैं ये। डन। अब आया नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आपके पास ना जो आपके एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम यूज करने के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है वो हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल अमाउंट। अगर वन मोर देन वन है ना, फिर तो आप पक्का उठाइए। ये इसका बेसिक पॉइंट है। अब इसका आंसर क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बीइंग ग्रेटर देन 1 सिग्निफाइज कि हम फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे एज कंपेयर टू हमारी इनिशियल अमाउंट। ये हमेशा बेटर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपके पास इन्वेस्टमेंट दी हुई है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5 लाख थी, प्रोवाइडेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 2 लाख, डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख है, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, आप लीजिए आपका प्रॉफिट डिवाइड उसको किससे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अगर क्वेश्चन बताता है तो हम एवरेज भी लेते हैं उसको, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं बताना कि आपका क्लोजिंग में वैल्यूएशन कितनी थी, तो हम मानेंगे ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा है। तो हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हम 2 लाख पर हैं और डेप्रिसिएशन लगी है 1 लाख की। आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए, इसमें ना हम लोग ये बिफोर डेप्रिसिएशन वगैरह वाली चीज नहीं उठाते। तो आप बोलेंगे 2 लाख में से 1 लाख हमने कर दिया माइनस, और डिवाइड हम किससे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5 लाख से। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन आ जाएगी 20%। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और पेपर में ये हमेशा पूछा ही जाता है। पिछले कुछ टाइम से तो ये हर बार ही आया। इसके साथ में हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक एक ये भी है, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड। यहाँ पर पे बैक पीरियड मेथड का बेसिक मतलब होता है कितने समय में आप अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। Payback period takes time value of money in account. Payback period method identifies the period in which initial investment in the project is fully recovered. The shorter the period of recovery of initial investment, the lesser the risk and the better the probability of earning. Payback period ignores the cash flow beyond the payback period, hence ignores profit aspect. ये तो फैक्ट है कि वो उसके बाद का देखता ही नहीं है। पेबैक पीरियड आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेता, डिस्काउंटेड पेबैक लेता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। देन आपका आ जाता है डैश रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन सिक्योरिटीज विच कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज एंड मोर। ये कौन सा होगा, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, क्योंकि फॉरेन सिक्योरिटी की बात आ गई ना, तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल नहीं आ सकता। एफडीआई भी आ सकता है, लेकिन एफडीआई वाला पॉइंट इज डायरेक्टली उसमें जाके इन्वेस्ट करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं। तो यहाँ पर हम पैसे को मल्टीपल जगह बांट कर चलते हैं कि हमें लॉसेज ना हो, तो वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आता है डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज जिसे कहा जाता है। कंबाइंड लेवरेज कैसे बनती है, आप ना ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को इकट्ठा लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि DTL कैसे निकलता है, DTL डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ये आपका आता है कंट्री डिवाइडेड बाय EBIT, और ये होता है EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब यहाँ पर इसको जब आप बनाए लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो EBIT कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा कंट्री डिवाइड बाय EBT। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज, दोनों लेवरेज को हम कंसिडर करते हैं इसमें।
Then if the fixed cost of the business activity exceeds the variable cost, अगर आपकी fixed cost ज़्यादा हो गई है during the same period, the business is said to have high, कौन सा, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लेवरेज या मार्केट लेवरेज. देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज एक ऐसा एरिया जो कहता है कि ना बस किसी तरीके से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हम इज्जत से अच्छे से कवर कर दें. हम चाहते हैं कि हम इतना अच्छा कमाएं अपने प्रेजेंट स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे कि ना हमारी ये फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रॉब्लम ना रहे. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ज्यादा चल रही है, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज देखता है. Given the risk-free interest of 3% in USA and 9% in India, the current spot is 83. What is the forward rate for the second year? अगर आपको 2 साल के बाद की वैल्यूएशन निकालनी है ना, हमेशा याद रखिए आप आज का लिखिए स्पॉट, और हमेशा याद करने का टेक्निक इज सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा. ऑलवेज कीप योर कंट्री फर्स्ट. सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस, यहाँ पर इंटरेस्ट कौन सा, डोमेस्टिक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट कौन सा, फॉरेन. ये फॉर्मूला होता है इसका, और कितने साल होंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे. अब यहाँ पर 2 साल है तो आपको सेकेंड ईयर के हिसाब से चलना है. तो इसके फॉर्मूला में क्या होगा, आपके पास करंट 83 रुपीज का है. इंडिया का रेट कितना है जी, रिस्क फ्री रेट इज 3% इन यूएस, और इंडिया में वी आर हैविंग एट 9%. तो 1 प्लस 9% इंडिया, 1 प्लस 3% यूएसए, एंड डू द स्क्वायर ऑफ इट. इसके बेस पर आपका आंसर निकलता है. ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था रादर ये, बट बस समझने में लोगों को जब फॉर्मूला नहीं पता होता तो प्रॉब्लम आती है. दिस विल गिव यू द आंसर 93.94. देन व्हाट इज द कॉल ऑप्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी. कॉल ऑप्शन का बेसिक मतलब होता है जब आप ना सामने वाले को बोल देते हो कि ना आप, कॉल ऑप्शन इज बेसिकली नथिंग बट कंपनी के हाथ में होता है कि वो लोगों को बोले कि मैं पैसे पे करने को तैयार हूं. तो ऑप्शन विद डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट, नहीं, कन्वर्जन नहीं है. आप ना ही कंपनी मेच्योरिटी से पहले बोल देते कि आप, मैं बाद में पैसे दूंगा, नहीं. कंपनी कहती है मेरे पास अभी पैसे आ गए, आप अपने पैसे लो और आप जाओ. तो ऑप्शन फॉर अ कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द डिबेंचर्स बिफोर द ड्यू डेट, ये टाइम से पहले पे किया जाता है, ड्यू डेट से पहले. इसकी ड्यू डेट से पहले इंटरेस्ट पे करने को नहीं कहते. अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फर्दर, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये क्यों बनाया गया, प्राइमरली ये डिजाइन किया गया था एड्रेस करने के लिए कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया इसलिए था क्योंकि ना हम लोग ना कई बार सालों के बीच में भी, एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसके बाद भी उसमें और इन्वेस्ट कर देते थे, उससे हमारा IRR खराब हो जाता था. तो उसको सही करने के लिए इट करेक्ट्स द अजम्पशन दैट कैश इनफ्लोज आर reinvested at the project IRR. तो हम IRR के अलावा उसकी वैल्यूएशन में जो चेंजेस आते हैं उसको करेक्ट करने के लिए इसको बेसिकली लेकर आए थे, इसलिए इसका आंसर ए है. क्योंकि नेक्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, सिंगल रेट ऑफ रिटर्न वाला पॉइंट नहीं था, टर्मिनल वैल्यूज को भी ये नहीं देखता. इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया, इट शोज दैट ऑल कैश फ्लोज आर कंपाउंडेड, कंपाउंडिंग का बेसिक वर्क नहीं करता ये, और ना ही ये कैलकुलेट करता है डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न. IRR खुद में ही वो डिस्काउंट रेट है. ठीक है. देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का ये बताती है कि कंपनी की पास में कितना है, मतलब ये बोलते हैं कि कंपनी के पास इतनी वैल्यू है कि वो अपनी पेमेंट आराम से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता. इंटरेस्ट कवरेज रेशो उस चीज को कवर करता है कि कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर पाए फ्रॉम देयर अर्निंग्स. इसका बेसिक पर्पस ये है. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं देखता, ये इंटरेस्ट कितना कवर करते हैं उसको देखता है. तो ये डेट की बात नहीं है, EPS की बात नहीं है. Module C, what kind of merger takes place when two companies whose lines of business are completely unrelated. देखिए अगर related होती हैं तो congeneric होती हैं, अगर unrelated होती हैं तो कॉन्ग्लोमरेट होती हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों एक जैसी कंपनी है तो इकट्ठी हो रही हैं. वर्टिकल यानी एक सप्लायर है एक बायर है, वो दोनों एक हो जाएं तो वो आपके वर्टिकल में आते हैं. और अमेलगमेशन इज दो कंपनीज जो पहले ए थी और बी थी, दोनों मिलकर अब AB बन गई. काइंड्स ऑफ मर्जर पेपर में ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया. इसके डिफेंस मैकेनिज्म और ये तो हमेशा ही आ रहे हैं पेपर में, अभी पिछले कुछ सालों में इन्होंने कोई भी टाइम छोड़ा नहीं है जहां पर मर्जर को ऐसे उन्होंने ना कवर किया.
In the context of discounted cash flow valuation, which model use the weighted average cost of capital? WACC का एक्चुअल इस्तेमाल कौन करता है? WACC इज बेसिकली आप ना मानते हैं कि एक तो प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी कैपिटल भी है, डेट भी है, और तीनों की एवरेज निकालिए। ये कोई मतलब नहीं होता तीनों का इकट्ठा करके प्लस करके डिवाइड कर दिया। हर एक का वेट अलग है। इक्विटी बहुत महंगी पड़ती है, उसकी वेटेज डिफरेंट होगी, प्रेफरेंस की वेट डिफरेंट होगा, तो वेट को पिक करना is covered under enterprise discounted cash flow model. It is not covered under adjusted price या फिर इक्विटी वाला कोई पॉइंट ही नहीं एक्चुअली, और इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल भी यहाँ पर नहीं आएगा। एंटरप्राइज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है वो उसको निकालता है। ये भी पेपर में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द जीरो ग्रोथ मॉडल व्हाट वुड बी द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर इफ XYZ इज एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ ₹3 एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्स 12%। जीरो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है, आप अपने डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ रेट से। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको डिविडेंड निकला था ₹3 का, उसको डिवाइड करना था 12% से, और आपकी वैल्यू निकल के आ जानी थी। बस इतना सा पॉइंट था इसका, ठीक है। दैट इज, ये आपका वैल्यू आएगा कि 25 की। इतना सा फॉर्मूला था इसका। इसका इम्प्रूव्ड वर्जन भी पेपर में आया हुआ था, एक साथ ही आया हुआ था रादर। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच? डायरेक्ट कंपैरिजन वहां पॉसिबल है जहां पर एक तो चीजें सिमिलर हो और आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी करें, क्योंकि आप और सामने वाला बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। और आप पता लगाएंगे, ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपकी लैंड वगैरह की वैल्यूएशन में, और लेकिन आप ये मानते हो कि उस लैंड का सबसे अच्छा बेस्ट यूज़ कमर्शियल यूज़ में प्राइस कितना होएगा, आप उसको पिक करते हो, ठीक है। सो जब आप इसकी बात करते हो, इसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन वेयर द बायर विल नॉट पे फॉर मोर देन द कंपेरेबल प्रॉपर्टी। कंपेरेबल यानी कंपैरिजन आप करेंगे अपने आप को दूसरी कंपनी के साथ में और एडजस्ट करेंगे अपनी वैल्यूएशंस को। मिनिमल एडजस्टमेंट के साथ में आप बोलेंगे ये वैल्यूएशन हम पिक करने वाले हैं। तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वाला भी पॉइंट लेते, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू पे चला गया। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात नहीं करता ये, और प्रिंसिपल ऑफ मार्केट डोमिनेंस की भी बात नहीं हो रही। डायरेक्ट कंपैरिजन है, कंपेयर कर रहे हो आप एक दूसरे को, ठीक है। तो ये आपके डोमिनेंट कस्टमर्स कंपटीटर्स को नहीं, आप अपना सिमिलर देखोगे ना, अपने से बेहतर से आप वैल्यू करने बैठोगे, कंपेयर करोगे, कुछ नहीं निकलने वाला। प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी यहाँ पर नहीं है। देन व्हाट इज द पॉइजन पुट? ये आ गया आपका अगेन द पॉइंट ऑफ मर्जर। पॉइजन पुट ऑफ एन एंटी हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस। सामने वाली कंपनी आपको खाने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है, आप खुद को बचाने के लिए क्या करोगे? जब आप इसके आंसर की बात करते हो, इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है। इट इन्वॉल्व्स द टारगेट कंपनी इशूइंग स्टॉक ऑप्शंस दैट कैन बी परचेस्ड बिफोर दे मेच्योर। नहीं, पॉइजन पुट इज बेसिकली आप अपनी कंपनी को अनअट्रैक्टिव बना लेते हो। आप ना क्या करते हो, इट इज अ प्री ऑफर डिफेंस। आप उससे पहले क्या करते हो, कंपनी ना अपने आप को अनअट्रैक्टिव कैसे बनाएगा, जी ले लो बड़े सारे लोन, ताकि दुनिया ना हमारी कंपनी को देखकर बोले कि अरे इसको तो बहुत सारे लोन है, क्या करना है इस कंपनी को परचेज करके। इफ द कंपनी इशूज रिडीमेबल बॉन्ड्स दैट कैन बी परचेज बिफोर दे मैच्योर, सिमिलर टू पॉइजन पिल टैक्टिक। यू मेड योर कंपनी अनअट्रैक्टिव, सामने वाला कहता है बहुत लोन्स है मैंने नहीं खरीदनी, तो ये प्री ऑफर, ऑफर आने से पहले की बात है, ठीक है। ये हॉस्टाइल बिडर्स से बचने की चीज है, तो ये लेस अट्रैक्टिव वाला पॉइंट नहीं है। आप लोन ही लेते हो, डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करते हो और इशू कर देते हो, तो ये वाला पॉइंट गलत है। और शेयर होल्डर्स की तरफ भी आप नहीं करते हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी कंपनी को ही अनअट्रैक्टिव बनाते हो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वाज बेस्ड अपॉन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। XYZ is expected to declare a dividend of 7 per share 1 year from now. The dividend payment are expected to grow 4% per annum. If an investor needs a 10% on the return, what would be the fair price for the share of investor? प्राइस क्या होगा? प्राइस निकालने का तरीका इज बेसिकली आप आने वाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर माइनस, अब इसमें क्योंकि ग्रोथ की बात आ रही है तो ग्रोथ माइनस की जाती है। आज के बाद आपका जो डिविडेंड है वो ₹7 का होगा, ठीक है। आपका जो रेट है, ये पीछे वाला हमने जीरो ग्रोथ मॉडल क्या था, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं थी। इसमें क्योंकि ग्रोथ इन्वॉल्व है, तो आप क्या करोगे, आपका रेट में से आप ग्रोथ माइनस कर दोगे। तो 7 डिवाइड बाय 10 माइनस 4%, दैट विल गिव यू द इंट्रिंसिक वैल्यू, हमारे शेयर की वैल्यू निकल आएगी इसके थ्रू। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है बेसिकली। दैट इज P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G। ये पेपर में हमेशा आता है, तो याद रखिएगा इसको।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेंशन द गवर्निंग मर्जर एंड एक्विजिशंस इन इंडिया? इंडिया के मर्जर और एक्विजिशंस फेमा नहीं देखता क्योंकि ये तो पैसे को देखता है। इनकम टैक्स नहीं देखता। कंपटीशन एक्ट इंटरवीन जरूर करता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से है वो सेबी के थ्रू होता है। Which of the following methods can be used to finance the area of फाइनेंस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील्स? अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन की डील्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ना आप कैसे भी दे सकते हो, चाहे कैश में दो, चाहे आप स्टॉक में दो, या लोन ले लो, तीनों दिए जा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नीडेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी इन कंटेक्स्ट ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशंस? किसी भी कंपनी को आपने वैल्यू करना है ना, कुछ चीजें आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है तो फेयर वैल्यू है, अदरवाइज बुक वैल्यू भी चाहिए होती है उसकी। ठीक है, बट हम फेयर वैल्यू को मेन मानते हैं क्योंकि इसी के बेस पर हम अपनी वैल्यूएशन करते हैं। Then a convertible bond with the par value of 500 rupees is sold for 520. आपका कन्वर्जन प्राइस निकालना है अगर रेशो दी हुई है 20 की। क्वेश्चन कहता है हम कन्वर्ट कर रहे हैं बॉन्ड को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्जन प्राइस निकालने का? आपकी पार वैल्यू को किससे डिवाइड करना है आपने? कन्वर्जन की रेशो से। इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, 500 से सिर्फ 20 को डिवाइड करना था, आपका आंसर था 25 और आंसर खत्म था। इसको बोलते हैं कन्वर्जन प्राइस। मतलब आप डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी में, कहते हो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? कहते हैं सिंपल है, जितनी पार वैल्यू उसकी थी डिवाइड बाय जितने शेयर मिलेंगे उसके बदले डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। ये पेपर में पूछा गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजनाइन, ये कई बार पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय द मेजनाइन फाइनेंसिंग? जब तक कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं कर रही, वो चीज एक प्लेन डेट है। जिस दिन कंपनी ने डेट गलती कर दी, वो डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, ये डेट नहीं है, ये इक्विटी नहीं है, ना ये वेंचर कैपिटल है। देन व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स? ग्रीन बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स जो हम इशू करते हैं क्योंकि हम अपने ना ग्रीन बिजनेस लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू फाइनेंस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। एसपीएसी पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा टॉपिक होता है एसपीएसी, यानी मैंने ना एक कंपनी को बोला है कि आप मेरी ना कॉम्पिटिटर को बाय करके लाओ, इसीलिए इसे कहा जाता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। दूसरी कंपनी को बाय करने के लिए ही पैदा हुई है। अब याद रखिएगा, अगर ये उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सामने वाले को बाय नहीं कर पाया, ये खत्म करनी पड़ जाएगी, क्योंकि कंट्रीज में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में तो वैसे ही अलाउड नहीं है, यूएसए में ये बन जाती है, दूसरी कंपनी को बाय करके ये फिजल आउट हो जाती है, बट अगर पकड़े जाए तो इनको भी अलाउड नहीं है। और ये वाला इसका पॉइंट है कि ये ब्लैंक चेक है। ठीक है, इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि ये इनकरेक्ट है। तो इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 ईयर, 1 ईयर नहीं 24 मंथ्स का टाइम होता है बेसिकली, एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके अंदर अगर आपने सामने वाली कंपनी को बाय कर लिया, वरना आपकी आईपीओ खत्म करो, मतलब आपने जो इनिशियल पब्लिक ऑफर लोगों से पैसा लिया था वो वापस करो, एसपीएससी को खत्म करो, एंड एंड ऑफ द गेम। ये वाली चीज होती है, लेकिन वो 1 ईयर नहीं है टाइम। देन व्हाट आर द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ एआई हब? एआई हब का बेसिकली फायदा ये है कि आपके पास सारी चीजें ना इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर आ जाती है। यही चीज यहाँ पर कहता है कि इट ऑफर्स फ्री ट्रेनिंग, ये फ्री ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाता। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग, हाँ गूगल टीम्स की बनाई हुई जो हमारी मशीन लर्निंग है वो सारा इसके होता है। देन इट इंक्लूड्स कलेक्टिंग ऑफ एआई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपर्स टू यूज देयर वर्क, नहीं, इसका बेसिक वर्किंग इज हाई क्वालिटी की मशीन लर्निंग आपको ये हेल्प करता है ताकि कंपनीज ना अपने लिए अपने हिसाब से अपने बिजनेस के ऊपर वर्क कर पाए थ्रू दिस एआई। एआई के थ्रू ना आप अपना डेटा कंप्यूट कर पाओ, अच्छे से रख पाओ, सेव कर पाओ, वो हब्स का ये बेनिफिट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल यानी जिसके पैसे आए हैं आपको पैसे वापस भी करने हैं। तो शेयर होल्डर जो फिक्स डिविडेंड की बात कर रहा है, नहीं, ये तो पैसे वापस, रिडीम का मतलब होता है पैसे वापस करना। दीज शेयर्स आर इशूड अंडर वन कंडीशन दैट द कंपनीज विल रिडीम, ये आ गया ना पॉइंट रिडीम का, कोर वर्ड यही तो था, रिडेम्पशन की बात यही तो कर रहा है, बाकी तो गारंटी की बात कर रहे हैं, या फिर द शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी, नहीं, इसका आंसर इज रिडेम्पशन। पैसे आए हैं 20 ईयर्स के अंदर अंदर आपको वो वापस करने हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है 20 से ऊपर। What is the primary objective of Startup India Action Plan? Startup India Action Plan is basically about startups की हेल्प करना ताकि ना वो ग्रो करे तो इकोनॉमी भी ग्रो करे थ्रू द स्टार्टअप्स। जो भी इकोनॉमी में हम लेकर आएंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, सबका फायदा होगा।
ये इमीडिएट फंडिंग नहीं, इसका बेसिक फंडिंग नहीं है, इसका बेसिक इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, तो इसका आंसर बी है। रिस्ट्रिक्ट करना तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, इनकरेज करना फिर हो सकता है, लेकिन सिर्फ अर्बन एरिया में करेंगे ये तो गलत होगा ना। इंडिया में वैसे ही बहुत डिस्पैरिटी है, रीजनल और बढ़ाने की बात हो जाएगी ये तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। Which of the following best describes exit strategy in venture capital? वेंचर कैपिटल का बेसिकली एक रूल होता है, कुछ टाइम वो आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखेगा, आफ्टर 3 to 7 years के बीच में ना दे एग्जिट, अगर उनको लगता है कंपनी चल गई है, मेरे को कोई और इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जितना कमाना था कमा लिया, मैं जा रहा हूँ, तो वो उस समय एग्जिट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। या तो खुद बाहर निकल जाएंगे, या किसी और कंपनी को वो बोल देंगे कि आप ले लो, या मतलब अब इस कंपनी से बाहर निकलते हुए ये क्या करेंगे, उस कंपनी को पूछेंगे तुमने अपने शेयर्स जो हमारे पास है वो बाय करने हैं कि नहीं करने। सो इसका ये होता है, इट इज द फाइनल स्टेप, ये एक्चुअली लास्ट स्टेप है एवरीवन, जहां पर फ्यूएस्ट पॉसिबल लॉसेस आप उसमें चाहते हो कि अपने लॉसेस कम हो, हम निकले यहाँ से बाहर, तो हम अपने शेयर किसी और को दे देंगे जब आपको लगता है इस कंपनी में एंड ऑफ द गेम हो गई है। देन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिडबी? सिडबी बेसिकली ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है फंडिंग में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, टू प्रोवाइड कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, एआईएफआईज को ये मदद करता है। इसका काम सेटअप नहीं है, ये फंड ऑफ फंड का काम है, नए नए बिजनेसेस के ऊपर मल्टीपल फंड्स इकट्ठे होते हैं और वो फंड्स बहुत बड़ा फंड बनाते हैं जिसके थ्रू ये सारे हेल्प करते हैं। टू ऑफर द लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम, ये नहीं हो सकता इसका पॉइंट। टू ग्रांट फाइनेंशियल एड्स, ये करते हैं लेकिन इससे ऊपर है ना, इनका फाइनल फंक्शन इनका ये नहीं है, इनका बेसिक सेबी रजिस्टर्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन स्टार्टअप्स को मदद करना है। सो ये उसके ऊपर चलते हैं, दे आर जस्ट नॉट लोकेटेड कि अच्छा नहीं हम एसएमईज को ही मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। what is the की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलर्ड फ्लोटिंग रेट नोट्स? अच्छा ये फ्लोटिंग रेट क्या होता है, सेम रेट नहीं रहता, जितना आपके मार्केट में चेंज होएगा हम भी उतना बदलेंगे, सो ये उसको कहते हैं फिक्स्ड, तो ये नहीं होगा फिर उस हिसाब से, ठीक है। इशूड बाय द लीड्स परमानेंट बिल्डिंग सोसाइटी 1993, फिक्स्ड रेट की ये बात ही नहीं करता। ये आ गया आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है ये, क्योंकि ये मिनिमम 7% और मैक्सिमम 11% है, टाइड टू लिबोर, लंदन का जो आपके पास इंटर बैंक और ओवरनाइट रेट होता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब ये दे इशूड विद नो इंटरेस्ट, नहीं, फ्लोटिंग की तो बात एक ही जगह हो रही है, फ्लोटिंग ही हमारा मेन टर्म है, वो सिर्फ बी में है। लास्ट वाले में भी डिनोमिनेशन की बात की जा रही है, वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाली चीजों में होती है, जब आप उसको डिनोमिनेट यूएस डॉलर्स में करते हैं। Which of the following is characteristic shared by both private equity and venture capital? Private equity और venture capital बड़ी organizations को और बड़ा होने में मदद करते हैं, तो ये उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर नहीं देखते, ये ऑपरेट नहीं करते हैं अपने स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शन से, उनको तो खुलने का जगह देते हैं, रिफ्रेन करते हैं, एक्टिव ओवरसाइट नहीं है, तो पूरा देखते हैं, इन्होंने पैसा जो लगाए हैं, तो इनका आंसर बी हो जाएगा। ऑटोनॉमस पूल्स बनते हैं कैपिटल के जो मैनेज किए जाते हैं, और ये फंडिंग इनको प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ फंडिंग नहीं, पता है दोनों के दोनों गाइडेंस भी देते हैं, बट दोनों एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागते हैं। वेंचर थोड़ी मिड वाली, और प्राइवेट इक्विटी तो फुल ऑन जो पूरी होंगी उनको ही मदद करेगा। Which of the following is not an objective of 32210? ISO 32210 है सस्टेनेबल फाइनेंस, काम करो लेकिन ना अर्थ को इतना डैमेज भी मत करो, दुनिया को इतना खराब भी मत करो कि आने वाली जनरेशन उसमें कुछ बेनिफिट ना मिल पाए उन्हें। असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन ट्रांजिशनिंग टू activities geared towards contributing on long-term sustainability, creating value on seizing new investments, improving investment portfolio, and the last one is encouraging organizations to focus solely on short-term gains without considering environmental and social. एक्चुअली ये इनकरेज तो नहीं कर रहा, नॉट है ना, हाँ नॉट वाला पॉइंट है ना, तो यहाँ पर यही आएगा, इनकरेज तो करता ही नहीं है, तो कहता है कि आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ो, ये तो कह रहा है कि उनको सोली बोलो कि शॉर्ट टर्म बात है, ना ना ये लॉन्ग टर्म है। What is the key difference between investment in real estate funds and the private equity funding? रियल एस्टेट में होता है कि आप लॉन्ग टर्म उस चीज में पैसा डालकर चलते हैं, एंड देन उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। मेन पॉइंट ये है कि मिनिमम कैपिटल शेयर जो है वो आपके पड़ते हैं सस्ते, और रियल एस्टेट में चलता है मेजर पैसा, रियल एस्टेट का पैसा ब्लॉक भी ज्यादा होता है और आपको मेजर डालना भी पड़ता है, जबकि प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में भी वैसे दोनों में ही आपकी अमाउंट मेजर चलती है, बट ये कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल required to purchase shares in real estate is significantly higher, क्योंकि एक एक प्लॉट कितना कितना महंगा आता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट, तो ये महंगा चलता है। प्राइवेट इक्विटी फिर इससे थोड़ी कम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मॉड्यूल डी का ही हिस्सा है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर में हाइब्रिड के अंदर ही आ जाता है। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो है इशूड बाय इंडियन बैंक्स टू क्वालिफाई द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल टीयर कैपिटल, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, ये इसका कौन सी चीज इसका कंडीशन नहीं है, इसके ना 10-11 कंडीशंस दी हुई है उसमें। द इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी इशूड बाय द बैंक एंड फुली पेड, ये तो इसका पॉइंट है क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन जिसमें कौन सा नहीं है। पीसीएनपीएस शुड हैव अ मेच्योरिटी डेट, स्टेप अप्स एंड रिडेम्पशन इंसेंटिव्स, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड्स मस्ट बी फिक्स और फ्लोटिंग, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो ठीक है। बैंक्स मस्ट हैव फुल डिस्क्लोजर एट ऑल टाइम टू कैंसल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट्स, बैंक्स का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, बैंक इसमें कभी भी कुछ कर सकते हैं, भाई इंडियन बैंक्स अगर कर रहे हैं उनकी इच्छा है कब क्या करना चाहते हैं, तो ये इंसेंटिव, ये स्टेप अप्स वाली चीज़ें ना पहले डिफाइन नहीं होती है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, दैट इज इट। इसके अलावा ना कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरह के आया था ये आपके पास पूरा यहाँ पर डिटेल में कवर्ड है। एंड देन वी हैव सेक्शन नंबर 3 की और कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस आए थे और किस किस तरह के टॉपिक्स में से आए थे, तो ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन योर पेपर। सो आई होप आपको इसका आइडिया हो गया हो। सबसे पहले समझिए जो आप पढ़ रहे हैं, अपना रिसोर्स देखिए, देन प्रायोरिटाइज कीजिए इसी के बेस पर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मॉड्यूल डी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें तो जल्दी स्कोर हो जाता है। मॉड्यूल बी और सी थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, सिलेबस को आपको समझने में हेल्प करता है और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये देने में मदद करता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी यूज्ड, देखिए कौन सी नहीं है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी भी होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होती है। कॉर्पोरेट इज द टॉप लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बनती है, फंक्शनल जो आती है आपकी आ जाती है आपके जो डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखते हैं, बिजनेस यानी आपके एक्सक्लूसिव आपके बिजनेस को देखकर बनाना, और सोशल स्ट्रैटेजीज आर देयर इज नथिंग लाइक दैट, सोशल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती है सोशल लेवल पे। ठीक है, सो ओवरऑल ये 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। Then, which of the following is not an internal environment analysis tool? Internal environment मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के विद इन चीज को नहीं देखते, उसके लिए क्या यूज नहीं करते, इंटरनल के लिए गैप एनालिसिस नहीं करते, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन नहीं करते, स्वॉट नहीं करते या सेंसिटिविटी नहीं करते। द करेक्ट आंसर हेयर इज आपका सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस ना आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करता है। सेंसिटिविटी पता है क्या कहता है, आप ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं और उनको हिट करके देखते हैं कि अगर इस एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये हिट किया, ये हिट किया, ये हिट किया, तो उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब जैसे एलर्जी टेस्ट नहीं होता, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे देखता है, इस पे ज्यादा एलर्जिक है, उस पर ज्यादा एलर्जिक है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही। वैसे ही बिजनेस मॉडल्स में भी हम करते हैं। मतलब अगर हम टाइम बदल रहे हैं तो फर्क पड़ रहा है क्या, कैश फ्लोज के कम ज्यादा होने से हमारा पूरा मॉडल खराब हो रहा है, दैट इज योर इंटरनल एनालिसिस का टूल नहीं है, ये एक्सटर्नल चीज है ना, क्योंकि ये चीजें बाहर से खराब होंगी, अंदर से खराब नहीं होंगी। Then, which of the following best describes hygiene factors as per Herzberg two-factor theory? Herzberg की two-factor theory ना hygiene factors मतलब motivation hygiene theory कहते हैं इसे। motivation कहता है जो चीज आपको pump up करती है, कि for example आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, you have a thought in your mind, क्या थॉट होगा कि मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरी करियर में ग्रोथ आएगी, जीआईबी हो गया, अब सीआईबी भी हो जाए तो मैं आगे सीसीपी के पेपर दूं और मैं अपनी बैंक प्रमोशन करूं, मेरे को चाहिए। दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो एक अंदर से आवाज आती है, दैट्स योर इंटरनल मोटिवेशन। बट एक बात बताइए, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में लाइट ना मिले, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे वॉशरूम्स ना मिले, प्रॉपर पानी ना हो, बहुत दूर रूरल एरिया हो, तो ये ना आपका काम खराब करता है। कैसे खराब करता है? आप काम को लेकर मोटिवेटेड हो लेकिन जगह के हिसाब से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये अगर मैं बोलूँ कि ऑफिस बहुत सुंदर है, इससे कोई मोटिवेट नहीं होता ऑफिस जाने के लिए कि इतना सुंदर ऑफिस है जी, मजा आ जाता है ऑफिस जाके, नहीं। लोगों को काम से वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि देखो बॉस तंग नहीं कर रहे हैं, मेरा काम प्रॉपर हो पा रहा है, आई थिंक आई एम हैप्पी देयर। बट द फैक्ट इज बेसिक नेसेसिटीज नहीं होंगी तो हमें आती है प्रॉब्लम। तो हाइजीन थ्योरी कहते हैं कि कुछ चीजें ना हमको मोटिवेट नहीं करती हैं, लेकिन इनका ना होना हमें इरिटेट कर देता है, तो हम इन चीजों के ना होने से हो जाते हैं डिससेटिस्फाइड। बस ये आ जाता है हमारा हर्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी के अंदर। सो वो कहता है फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉय डज नॉट मोटिवेट बट इट लीड्स टू अ डीमोटिवेशन। इसकी एब्सेंस हो गई तो हम इरिटेट हो जाएंगे, मोटिवेट तो नहीं होंगे।
ठीक है, मेरे पास पानी है तो मैं उससे मोटिवेट नहीं होंगी कि ओके मेरे पास आज पानी है, हम 8 घंटे काम कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर मेरे पास पानी नहीं है ना, मैं अच्छे से अच्छा काम दे दो, इतनी गर्मी में मैं सबसे पहली चीज क्या सोचूंगी, पानी नहीं है, आई नीड वाटर, मेरे से काम नहीं हो रहा, राइट। Factors relating to the achieving higher levels of personal growth and satisfaction, no, that's motivation part again. Factors that are entirely unrelated to the job satisfaction, no, not really. रिलेटेड तो है ही ना। जॉब का अगर आपकी जगह से अच्छी नहीं है तो आप क्या कर लोगे। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको इम्पैक्ट करती हैं। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है इसके अंदर कहते हैं हाइजीन के अंदर, सैलरी ना नेसेसिटी है। आप काम कर रहे हो, आपने काम कर दिया, सैलरी आपका हक है। अब वो मोटिवेट नहीं कर रही अब, क्योंकि अब आपको मोटिवेट करेगा कि मेरे पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि आप पूरा महीना लगा चुके हो। आप पूरा महीना लगा चुके हो, सैलरी अब आपके लिए आपकी नेसेसिटी यानी हाइजीन में आ जाता है। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स है, जॉब सिक्योरिटी है, स्टेटस है, कहते हैं ये तो बेसिक चीजें हैं, इनकी तो प्रेजेंस होनी इज अट मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। डन। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द ट्राइट्स एट्रीब्यूटेबल टू इफेक्टिव लीडर्स। इफेक्टिव लीडर्स के कौन से ऐसे ऐसे आप बोलते हैं लक्षण है, मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स देम द लीडर। लीडरशिप इज entirely डिपेंडेंट ऑन पोजीशन विद नो सुपीरियर मॉडल ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस, नहीं। लीडर एक ऐसा पर्सन नहीं हो सकता जिसके पास सिर्फ एक पोजीशन है और वो टॉप पर बैठा है, आप उस पर्सन को नहीं देख सकते। Why? अच्छा, लेट्स गिव मी एन एग्जांपल देयर फर्दर। इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर he's a good orator, one of the basic points which connects him with the entire country is he's a very good orator, वो हम लोगों से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उस कारण पीपल डोंट फील कि अच्छा ये बीइंग अ लीडर ही इज नॉट डिजर्विंग। ठीक है, एक चीज ये होती है। सेकेंडली, जो आपका लीडर होता है उसमें आपको फेथ तो हो, अगर आप लीडर की तरफ देख रहे हो और आपको लगता है कि प्रोबेबली ही इज नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर अस, यू वोंट लुक एट देम एज अ लीडर। पोजीशन होगी लेकिन लीडर नहीं होंगे। तो इफेक्टिव लीडर आपका ऐसा होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करे, आप काम नहीं भी करना चाहते हो ना, वो कहे एक बार कि ये तो करना है, एक बार कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो ट्यूनिंग होनी चाहिए ना, या तो वो ट्यूनिंग होनी चाहिए या उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, दोनों होती है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई एक चीज भी स्ट्रॉन्ग करे ना तो वो लोगों से काम करवा सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप में मैनेजमेंट का एक मेजर रोल है। मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, उन दोनों की नीड्स को एक बनाकर चलना है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे, आप ग्रो करोगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। यू हैव टू मेक दोज पीपल फील कि वो इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन और वो एक है, तब जाकर काम बनता है। तो आप डायरेक्ट करते हो एम्प्लॉइज को टुवर्ड्स अ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, एग्जैक्टली यही काम होता है उसका। इफेक्टिव लीडरशिप इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत से इंटेलिजेंट लोग ऐसे हैं जो लीडर्स नहीं बने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर डिडंट बिकम द कैप्टन ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग, वो बने, उन्हें लगा मेरा काम खराब हो रहा है, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा प्लेयर होना इज नॉट इक्वल टू अच्छा कैप्टन होना। रोहित शर्मा बिकेम अ वेरी गुड कैप्टन। ठीक है, सो दैट इज वन पर्टिकुलर एरिया। अभी आई थिंक अभी संदीप भी आ चुके हैं, दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ द हमारी T20 और बाकी सब टीम्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स में। सो इट डिपेंड्स ना, प्लेयर कैसा है। प्लेयर डिसाइड कर रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसा चलेगा, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी बॉडी वाइज वो कैसा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी, सब चीजें सर अलग है। आप सामने वाले के साथ में कितनी ट्यूनिंग के साथ काम करवा सकते हो, उस पर बहुत आपका लीडरशिप डिपेंड करता है। बट यस, आपका विजन क्लियर होना जरूरी है। अ पर्सन हु इज डम, तो उसका नुकसान ये हो जाएगा कि जो खुद विजन लेस है वो किसी और को विजन कैसे दिलाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लीडरशिप इज सोली अबाउट कंबाइनिंग एफर्ट्स विदाउट रिगार्ड्स टू सिचुएशन, नहीं नहीं वो नहीं होता। सिर्फ एफर्ट्स कंबाइन करने से काम नहीं चलता। इंडिया में तो रिजल्ट मैटर करता है। इंडिया में हमें क्या बोलते हैं, बेटा रिजल्ट क्या आया, मेहनत कितनी करी कोई नहीं पूछता। तो रिजल्ट पॉजिटिव है, बहुत मेहनत करी है, रिजल्ट नेगेटिव है, काम ही नहीं किया होगा। सिंपल चीज चलती है, प्रैक्टिकल है ना सारे यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया इफेक्टिव लीडर वो लोग होते हैं जिनको पता है ये गोल है, ये अचीव करना है, काम खत्म, उसके ऊपर नहीं चलते। अब लोगों से प्यार से कराया जाए या गुस्से से, ये तो उस पर्सन पे और हमारे लीडर पर डिपेंड करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पेस्ले। पेस्ले को कहते हैं, इसको ना याद ही रखेगा। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर इन्वायरमेंटल।
तो ये रहा हमारा पहला ही है, बाकी सारे कंफ्यूजिंग से हैं और ये ना इन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है, पेस्ले आता है पेपर में, इसको पेस्ले पेस्टल दोनों बोलते हैं। Which of the following which of the following is not one of our four basic elements of strategic management? Scanning, इन्वायरमेंट को स्कैन करना, ये तो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि आप पहले बाहर देखोगे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बेस पर डिसाइड होगा कि आज हमने छतरियां बेचनी है कि नहीं बेचनी है। सर्दियों में नहीं बेचेंगे हम, सर्दियों में हम रेनकोट नहीं बेच रहे होंगे, गर्मियों में हम सब कुछ कर रहे होंगे बिकॉज बिकेंगी। हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिया क्या बिकेगा, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की। फाउंडेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो चीज पहले होमवर्क होगा फिर इंप्लीमेंट होगी और एंड ऑफ द गेम। What does the term vision in the strategic management refer to? विजन क्या है, दूर तक आप अपने आप को कहाँ स्टैंड किया हुआ देखते हो। अ डिटेल्ड फाइनेंशियल फोरकास्ट नहीं, एन इमेज ऑफ द फ्यूचर डायरेक्शन एंड इंटेंशन और टू अचीव, ये आप लेना चाहते हो। लॉन्ग टर्म का काम है ये, शॉर्ट टर्म कोई विजन नहीं है इसमें। ना ये डे टू डे वर्किंग को देखता है, ये देखता है कि आने वाले सालों में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। दैट्स वाई वी कॉल इट द विजन। देन कम्स एमबीओ। एमबीओ तो मैंने आपको बताया ही था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय पीटर ड्रकर। ठीक है, हमारे पास आ जाता है एमबीओ। इसमें क्या कहते हैं, एमबीओ परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता। एमबीओ इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आप पहले गोल डिसाइड करते हो और उस गोल के पीछे भागना शुरू कर देते हो, तो ये गोल प्लानिंग है ना। ऑब्जेक्टिव सेट हुआ और ऑब्जेक्टिव के पीछे चले, तो इट्स नॉट अबाउट कन्फ्लिक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट बजट, it's not about performance appraisal, it's purely about goal। ऑब्जेक्टिव यानी गोल, उस गोल के पीछे पीछे भागना। Then comes the next topic, that is which disadvantage of planning is referred to as death by plan? देखिए, प्लान में ना एक प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर ना आप कई बार ना अपने प्लान में इतना घुस जाते हो कि आप कहते हो मैंने प्लान में कोई चेंजेस नहीं करने, पीछे आसपास सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन प्लान कहता है कि मैं ऐसे ही चलूंगा। तो ये क्या करते हैं, इट इज पॉसिबल दैट मैनेजर्स विल बिकम सो इमर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। वो प्लान 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 में घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में ही चल रहा है। बिकॉज मैं इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, काम किया ही नहीं शुरू, काम प्रॉपर हुआ ही नहीं, प्लान को प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी आई नहीं, बस दिमाग में बहुत स्ट्रांग है। तो दिस इज फोरस्टॉल्स एक्टिविटीज में आप क्या कहते हो, दिस इज डेथ बाय प्लान। प्लानिंग करते करते ही बस खत्म होगा सब कुछ। सो अडेप्टेबिलिटी नहीं हो सकता, अडेप्टेबिलिटी के लिए तो हम ट्रेनिंग डाल देते हैं। हिंडर्स इनोवेटिवनेस, एक स्टेज के बाद सच में ये करता भी है। सोचिए अगर मैंने प्लान बना लिया और फिर मैं आप मेरे पास आए, मैं मेरे पास इससे बेटर आइडिया है, मैं बोलूँ नहीं 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 सर अब प्लान बन गया, बहुत मुश्किल आती है, हम नहीं कर रहे चेंज। सो दिस इज बेसिकली किलिंग योर इनोवेशन। क्या पता आपके पास कोई ऐसा सुपर आइडिया हो जो लगाते और हमारा काम बन जाता, बट नहीं, मैंने आपको बोल दिया कि नहीं 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 इनोवेशन नहीं कर सकते जी, हमारा प्लान हिल जाएगा। सो दैट प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स अ हिंड्रेंस, वो डालता है। चलिए जी अब आगे चले। टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड मैनेज डिसीजन आर पार्ट ऑफ विच मैनेजरियल फंक्शन? टास्क बनाना, रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग से कभी भी डर लगे ना, वो ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। रिपोर्टिंग हमेशा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा, कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा वो यही बताता है। सो द आंसर इज बी एवरीवन। Then comes personal mastery, shared vision, mental models, team learning, and systems thinking are a part of which of the following frameworks? Strategic planning framework, balance scorecard। बैलेंस स्कोर कार्ड तो खैर मल्टीपल एलिमेंट्स को इकट्ठा उठाकर देखता है, तो ये तो नहीं है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर भी हम इतना कुछ नहीं करते। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ये तो आता है बिकॉज यू आर हैविंग द टीम, लर्निंग आ गया ना, लर्निंग टर्म जहां पर आ गया उसको देखिए, सिस्टम थिंकिंग है, वो प्लान नहीं कर रहा, वो सोच रहा है चीजों के बारे में, तो यही आ गया। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग तो कुछ और ही कहता है, बीपीआर कहता है समय आ गया सब कुछ बदल देने का, जो चीज आप जैसे कर रहे थे वैसे नहीं करनी है, यू कम अप विद अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। बिकॉज हो सकता है पिछला वाला अपना ना कोई ज्यादा अच्छा ना चल रहा हो, या एक अच्छा प्रोसेस ना हो, तो हम कहते हैं जो हमारा पुराना वाला ना हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मतलब पुराने वाली चीज से हम टोटली अलग हट के कुछ नया करेंगे, तो उसको वो लोग डिफाइन कर देते हैं एज दिस। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउट री इंजीनियरिंग, मतलब आप पूरी की पूरी प्रोसेस ही चेंज करने की बात कहते हैं, तो इससे उसको बीपीआर कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मॉड्यूल बी, एपीटी थ्योरी। ये मैंने अभी आपको 10 मिनट सीरीज में भी करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बुक का ही क्वेश्चन है, रादर उन्होंने मेहनत भी नहीं करी कुछ करने की। क्या किया है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। एपीटी थ्योरी कहता है, आप ना एपीटी का फॉर्मूला बताती हो, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहता है, एक आप उठाइए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इससे ना हर चीज की सेंसिटिविटी यानी बीटा से आप मल्टीप्लाई कीजिए रिस्क प्रीमियम, जितने भी फैक्टर्स दिए होंगे उन सब का आपने यही मल्टीप्लाई करना है, बीटा और प्रीमियम। ये कहते हैं कि कभी भी जब आप रिटर्न्स निकालते हो तो आपको एक फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब हमें कोई भी चीज के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो हमें उनको निकालना पड़ता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जैसे दिया हुआ है यहाँ पर है 3%। बीटा कितना था अपना, बीटा था हर एक का अलग अलग है। डोमेस्टिक जीडीपी का कितना था, 0.6 into 4%। फिर सेकंड में कितना आया, दैट वाज 0.8 into 2%। थर्ड इज गोल्ड प्राइसिंग, इसका याद रखिएगा इसमें यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में काउंट होगी। और आखिरी है आपका सेंसेक्स, वो आ गया आपका 1.3 into 9%। तो इसके बेस पर जब आप वैल्यूएशन निकालोगे इसका आंसर आता है 15.2। मैंने रिसेंटली निकाला था, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार हो रही है, तभी कहती हूँ मैकमिलन की ना बुक को सॉल्व करे, मतलब हम लोग अपनी क्लास में करवाते ही वही हैं, क्योंकि ना न्यूमेरिकल भी ये बुक से उठाते हैं। आप लोग ना कई बार यहाँ पर इंटरनेट पर ये देखा था, वहां पर छोटे से नोट्स हैं, ये वाले जल्दी हो जाएंगे, उसके चक्कर में ना गड़बड़ कर देते हैं। या तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं ये जरूर एश्योर कीजिए कि वो बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, वो और कुछ फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बुक को फॉलो करता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये अब एक क्वेश्चन को आप 4 बार करोगे 6 बार करोगे रट्टा हो जाएगा वो क्वेश्चन। नो डाउट आपने पहले कंसेप्ट के बेस पर किया होगा, इसका मैंने पहले कंसेप्ट समझा था। एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बिना रिस्क उठाए जो हमें रिटर्न आएगी वो, और दूसरा होता है रिस्क उठाएंगे तो प्रीमियम मिलेगा। तो रिस्क प्रीमियम को सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब मार्केट गिरी तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, मार्केट उठी तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, मतलब मैं मार्केट को लेकर सेंसिटिव हूं या न्यूट्रल हूं, वो डिटरमिन करेगा मेरा क्या होगा। तो उस चीज को निकालकर हमने बस क्या किया, मल्टीप्लाई किया। है तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 15.2, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा -3.5, बाकी सारे आएंगे पॉजिटिव में बड़े नंबर। तो बस वैल्यू करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, फ्री के नंबर, जेन्युइनली बताऊं तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर थे, ये बुक का क्वेश्चन है ये। The decision-making process to continue production or shut down a business unit is related to which concept? Marginal costing, relevant costing, capital budgeting, fixed cost। जब हम decision making की बात करते हैं, काम चलाना है कि बंद करना है, शट डाउन वाली चीज के ऊपर जाना ना आपका relevant costing है। अगर मैं शट डाउन करूंगी तो मेरे कौन कौन से खर्चे कंप्लीटली बंद हो जाएंगे, और अगर मैं शट डाउन नहीं करूंगी तो मेरे कौन कौन से काम चलेंगे, उसको निकालना इसका वर्ड इन बी। ठीक है, मार्जिनल इज ऑल वेरिएबल कॉस्टिंग। कैपिटल बजटिंग तो कहता है ये एसेट देखूं या वो देखूं। फिक्स कॉस्ट कहता है कि जी इतनी कॉस्टिंग तो लगनी है, उसको देखना। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। इफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एक्सीड द वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये प्रॉब्लम है, जब हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है वेरिएबल कॉस्ट से, तो इसका मतलब हमारी कंपनी पे बड़ा बोझ पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारी रेगुलर वर्किंग हैवी हो रही है। नॉर्मल वर्किंग में ही मुझे पता है हर महीने का मेरे को रेंट बड़ा मेजर पड़ रहा है, तो रेंट निकालना ही एक मेजर टास्क आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में मेरे पास हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, डे टू डे वर्किंग मेरी ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि वो मेरे लिए मोटा खर्चा लेकर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे बैक पीरियड निकालना है जी। क्वेश्चन कहता है व्हाट द प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10 लाख, वो जनरेट करता है प्रॉफिट 1.5 का आफ्टर डेप्रिसिएशन। एक तो डेप्रिसिएशन आनी नहीं चाहिए, उसको आप ऐड बैक कीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो आप बोलेंगे इसका 10% यानी 1 लाख रुपए आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। 1.5 लाख था, लेकिन इसमें से पहले आपको टैक्स माइनस करना है। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपने माइनस किया टैक्स, 1.5 का हाफ हो गया 75,000, बचा कितना 75,000 ओवरऑल। ये आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें आपको ऐड बैक करना होता है डेप्रिसिएशन, बिकॉज आपको प्योर कैश का प्रॉफिट चाहिए, और डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंस नहीं है जिसमें पैसे जा रहे हो। लॉसेस जरूर है, नुकसान है, लेकिन पैसे नहीं जाते।
मेरा फोन है रोज इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन पैसे तो नहीं जा रहे ना। तो मेरा 10% की डेप्रिसिएशन थी 10 लाख पर, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 1,75,000 का। बिजनेस में लगे मेरे 10 लाख रुपए थे, और हर साल कितने वापस आ रहे, सिर्फ 1,75,000। सो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना पैसे रिकवर करने में। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 10 लाख से डिवाइड सेवन, वन आपका आया, दिस इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 175 लाख, कितना आया 175,000, वो है आपका 5.71 ईयर्स। इंपॉर्टेंट, इजी, रेदर सुपर इजी क्वेश्चन, ये भी बुक का ही है। बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं, नॉट एग्जैक्टली बुक का, बट हाँ सिमिलर है। अब आता है सीएपीएम मॉडल। ये भी रिसेंटली मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताया था, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सीएपीएम मॉडल कहता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, रिस्क ना दो टाइप के होते हैं मेन, एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है अनसिस्टमैटिक। जिसे आप खुद से कंट्रोल कर सको वो आपका आता है सिस्टमैटिक, क्योंकि वो इंटरनल है। जो बाहर का है, रशिया में क्या हो रहा है, बेलारूस में क्या हो रहा है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूएसए की ट्रेड वॉर के बारे में, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे बिजनेस तक है। तो ये कहते हैं कि ये जो सीएपीएम मॉडल है, ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क उठाता है, अनसिस्टमैटिक नहीं उठाता। जो रिस्क आप बांट सको उसको बोलता है डाइवर्सिफाइबल, आप उसको स्प्लिट कर देते हो कहीं ना कहीं। और एक होता है टोटल रिस्क, मतलब सारे रिस्क मिलाकर। इसका आंसर सिर्फ अपना रिस्क है। नेक्स्ट इज, ये भी हम जो पीछे करके आए वो सेम क्वेश्चन है, अभी ना आज 10 मिनट सीरीज की जो गई है उसमें भी आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं। RADR का, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। अब ये क्या कहता है, रिस्क फ्री आपका, रिस्क फ्री रेट है 4% यूएसए का, रिस्क फ्री रेट है इंडिया का 7% का। अब वो कहता है, ये ना फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालने का तरीका है, आप रिस्क फ्री वाले पोर्शन को उठाएं और मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस रिस्क प्रीमियम वाले से। अब रिस्क प्रीमियम दोनों कंट्रीज में सेम होता है। इंडिया का उन्होंने दिया हुआ है डिस्काउंटेड रेट, यानी रिस्क एडजस्ट करने के बाद इंडिया 12% पर है, और बिना रिस्क के इंडिया वॉज एट 1+7%। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया है वो आया है हमारा रिस्क लेने से। तो इंडिया में अगर आप रिस्क लेते हो उसकी वैल्यू बनकर आई, इन दोनों को डिवाइड किया होगा, वो वैल्यू बनकर आई 1.0467। सो जब आपको ये मिल जाएगा, रिस्क प्रीमियम मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपको निकालना है क्वेश्चन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन यूएसए। यूएसए में भी सेम चीज करनी है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालने के लिए उसका रिस्क फ्री, किसका, यूएसए का, यूएसए का रिस्क फ्री 4% है, और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीमियम को, 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। ये रिस्क फ्री वाला पोर्शन है और ये रिस्क प्रीमियम वाला पोर्शन है, आपको इसे करना है मल्टीप्लाई। जस्ट अ मोमेंट, अब दिख रहा है ना क्लियरली, आपको इसे करना है मल्टीप्लाई। तो आपको ये रिस्क फ्री पार्ट ऑफ यूएसए वॉज 1+4%, और रिस्क प्रीमियम वाला 1 प्लस, ये कितना था, 1.0467 था ना, ये पीछे जो हमने निकाला, यही वाली वैल्यूएशन यूज करनी है। इंडिया का जो यूएसए वाला है वो आपका 8.88 आ जाएगा फिर। ये बुक का क्वेश्चन है एवरीवन, एज इट इज उठाकर आया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल लेवरेज। पिछली बार पेपर में इन्होंने केस स्टडी नहीं दी इसकी, नहीं तो पहले ये लोग ना लेवरेज की एक प्रॉपर केस स्टडी डाल रहे थे, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया, सिर्फ आप उसका क्या बताओ, वो बता दो इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला यही है, आप आपकी फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय सेल्स हो जाएगा। और फॉर्मूला इसका एक्चुअल में यही है, कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे फॉर्मूलाज करेक्ट हैं फॉर डीटीएल, कंबाइंड जो आपका लेवरेज होता है, टोटल लेवरेज जिसको बोलते हैं। How many steps are there in terms of character-based decision-making model developed by Josephson Institute of Ethics? Ethics वाले के अंदर टोटल 7 है, ठीक है।
इनके पास 7 पाथ है टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, ये सारे आ जाते हैं। स्टॉप एंड थिंक, क्लियर करिए गोल्स को, डिटरमिन कीजिए फैक्ट्स को, डेवलप कीजिए ऑप्शंस को। देखिए मतलब क्योंकि आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, आपके पास क्या है कैसे है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव समझने पड़ेंगे, हर एक का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो समझिए, फिर चूज कीजिए और एंड में आकर मॉनिटर करके मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है। अगर हम पिलर्स की बात करते हैं तो पिलर्स तो 6 हैं। ठीक है। लेकिन अब हम इसकी बात करना डिसीजन मेकिंग मॉडल की, उसमें स्टेप 7 है। ये रहे पिलर्स ना, इसमें 6 दिए हुए थे और पाथ में 7 है। अच्छा, ये पेपर में भी आया हुआ था, ये वाला आपका क्वेश्चन है स्पॉट रेट निकालने वाला। ये भी आपका क्वेश्चन आपका मॉड्यूल बी में से है। मॉड्यूल बी सुपर इंपॉर्टेंट एवरीवन, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब बारी आती है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, स्पॉट रेट गिवन है, टाइम गिवन है, होम करेंसी गिवन है, फॉरेन करेंसी गिवन है। क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड रेट निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड रेट निकालने का होता है स्पॉट उठाया आज का, मल्टीप्लाइड बाय सबसे ऊंचा हिंदू सिता हमारा। यू कीप योर होम कंट्री का रिस्क अबव, इंटरेस्ट रेट अबव, और जो फॉरेन कंट्री है उसका रेट बिलो। तो आपने क्या करना है और यहाँ पर लिख देना है टाइम। जैसे इंडिया में कितना था, स्पॉट रेट वॉज 83 चल रहा है अभी, और 1+ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, फॉरेन करेंसी में 1+3%, और टाइम कितना है जी, टाइम इज 2 years। सो इसको सॉल्व किया और उसको स्क्वायर किया और वैल्यू निकाल ली। ये पेपर में आता है 85.67, दिस इज ऑल्सो देयर इन द बुक इटसेल्फ, पता है ये बुक का क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन मांगा है 2 साल बाद क्या होगा, तो वो आपके 2 years के हिसाब से आपको उसको स्क्वायरिंग करके वैल्यू निकालनी है। दैट विल गिव यू 92.95। ये बुक का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज इज EBIT अपॉन EBT। ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, आप निकालिए EBIT। ये ना बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। सेल्स गिवन है और पीवी रेशो गिवन है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है इससे कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, सेल्स इनटू पीवी रेशो। तो आप क्या करेंगे, 40 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50% को, यानी आपका कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है, वो आ रहा है आपका 20 लाख। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कॉन्ट्री सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपको उसमें से माइनस करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्ट्री में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं ना, फिर आपकी वैल्यू आती है। यानी मेरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आती है 8 लाख। इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब आई माइनस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट किस पर निकलता है, वो तो आपके डेट पर है। डेट आपका 6 लाख का है, 6 लाख पर 10% निकाला, कितना आया, 6 लाख का 10% इज 60,000। तो EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 7,40,000, है ना। तो बस EBIT अपॉन EBT कर दीजिए और आपको मिल जाएगी वैल्यूएशन, वो आपके आएगी 1.08। अगेन ये भी बुक का क्वेश्चन है। कहा था ना आपके पेपर में बहुत कुछ बुक से एज इट इज आता है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और वो तभी तो वो बुक बनाते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी, तो क्या कि बुक में से ही अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आपको निकाल कर दे सकें। Here comes the module C. मॉड्यूल बी में तो वैसे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल है, सो here comes the module C everyone. मॉड्यूल सी में अपने पास क्या है, इन विच टाइप ऑफ कंपनी इज EV अपॉन EBITDA मल्टीपल मोस्ट सूटेबल। ये आपका कहाँ पर सबसे अच्छा है, वॉलेटाइल कैश फ्लो होगा और हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नहीं। वॉलेटिलिटी के साथ में हमारा EV और EBITDA अच्छा नहीं रहता। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो आपके ना उस टाइम पे उन कंपनीज का रहता है जिनका अर्निंग्स ऑलरेडी अच्छी हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्निंग्स तो बतानी है दुनिया को, जिसने बतानी ही अपनी अर्निंग्स है तो उसकी अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए ना। तो इसका आ जाएगा कि स्टेबल एंड मेच्योर कंपनीज डिराइव मोस्ट ऑफ देयर वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग एसेट्स। सी आएगा इसका आंसर।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशो है और कांस्टेंट ग्रोथ है। क्वेश्चन कहता है प्राइस टू बुक वैल्यू निकालिए। ये भी एक हमारी बुक के अंदर दिए हुए पॉइंट्स के अंदर है। पीबी रेशो जो होती है ना, जिसको वो बोलते हैं, तो पीबी रेशो निकालने का तरीका क्या होता है, आप रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आपके इक्विटी पर जितने पैसे आते हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 - कौन सा, डिविडेंड पे आउट। जितना डिविडेंड आप पे कर रहे हो उसको माइनस करके डिवाइड कीजिए R - G से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% इंटू 1 - 80% तो आपका डिविडेंड पे आउट है, डिवाइडेड बाय आर कितना था हमारा, आर वॉज 15%, माइनस ग्रोथ कितनी है जी, ग्रोथ इज 8%। नथिंग बट एन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस फॉर्मूला। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फॉर्मूला था और इसको मल्टीप्लाई करके बस वैल्यूएशन निकालनी थी। बट क्योंकि फॉर्मूलाज याद नहीं रहते यहीं पर हम मार खा जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसका आंसर था 1.60। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। मेनी थिंग्स तो आपको एज इट इज बुक में ही मिल जाएंगी। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है कि अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज। आपका डिविडेंड आप 5 रुपीज पे कर रहे हो, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ आपकी 10% की है और इन्वेस्टर का रिटर्न जो है वो 14% का है। अब प्राइस ऑफ द स्टॉक निकालिए। प्राइस निकालने का तरीका है D1/R - G। बस ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। डिविडेंड दिया हुआ है 5 रुपीज का, रेट आपको दिया हुआ है 14% का, ग्रोथ आपको दी हुई है 10% की। बस इसको कीजिए माइनस, जो निकलेगा वो आपका प्राइस है। इजी क्वेश्चन, अगेन अ बुक बेस्ड क्वेश्चन। चलिए जी, आगे चले। इसके बाद क्या आ जाता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बाद पेग रेशो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। पेग रेशो होती है, द पेग रेशो इज द रेशो ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। नहीं नहीं, पीई रेशो हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि ना पेग रेशो, ये अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हो तो आपको पीई रेशो डिवाइडेड बाय जी लेते हैं। पेग में ही छुपा हुआ है। ठीक है, कैसे, ये आपका पीई है और ये आपका जी है। याद ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप ऐसे नाम के अंदर से याद रखोगे। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ लर्निंग इट, नहीं तो याद नहीं होती। बहुत सारी रेशोज है, जेन्युइनली कह रही हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है इतने सारे फॉर्मूलाज याद करना, और ऊपर से सिर्फ ए बी एफ एम थोड़ी पढ़ना है, बी एफ एम भी पढ़ना है, ए बी एम भी पढ़ना है, बी आर बी एल भी पढ़ना है, और उसके बाद ये सब फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं। तो हर एक फॉर्मूला का एक छोटा सा हैक बनाइए और उसको याद कीजिए। अगर मेरे हैक से आपको याद होता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज मैंने भी इसको याद करते हुए अपने तरीके ढूंढे थे ताकि मेरे को ना भूले, क्योंकि मुझे तो पूरी बुक याद करनी थी। तो मुझे उस चीज पे ध्यान रखना था कि मैं उसे कैसे याद कर सकती हूँ इफेक्टिवली। ठीक है, सो पेग रेशो यानी पीई डिवाइडेड बाय जी। अब बारी आती है मोस्ट टिपिकल रीजंस फॉर मर्जर एंड एक्विजिशंस में नॉट इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, नहीं। टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन के लिए हम लोग अगर मर्जर एक्विजिशन करते हैं, ये बोलना अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली ऐसा चलता है लेकिन बोलते नहीं है इसको। अब आप बोलेंगे कि हम लोग टैक्स की चोरी करने के लिए मर्जर कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा ना। आप बोलोगे कि देखिए हम लोग अपने पैसे, हमारे पास बहुत आ गया जी, हमें ग्रोथ चाहिए जी, दैट साउंड्स बेटर, तो टैक्स इवेशन इज द पॉइंट। Then comes in the H model, how does the growth rate decline over time? Over the period of time growth rate कैसे गिरती है? एक होता है exponential over the years, नहीं, वो धीरे धीरे गिरती है। पहले आप हाई ग्रोथ से स्टेबल ग्रोथ पर आते हो, फिर आपकी ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन बहुत पेस पर नहीं बढ़ रही है, आप उस सिचुएशन पे आते हो तो धीरे धीरे वो गिरती जाती है। सो लीनियरली चलती है, ये रैंडमली नहीं चलती और ना ही एकदम से शिफ्ट करती है वो।
ओके ये आपका आएगा आपको WACC का क्वेश्चन. A company's capital structure has three components: equity, preference shares and debt. अब वो कहते हैं equity shares का component ये रहा cost of capital, preference shares cost of capital, debt weight and cost of capital. WACC यानी weighted average cost of capital का फॉर्मूला क्या होता है? आप किसी की भी अगर डेट उठा रहे हैं उसकी इंटरेस्ट रेट से उसी के वेट को कर दीजिए मल्टीप्लाई. कॉस्ट ऑफ इक्विटी उठा रहे हैं उसके वेट से उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई. कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर उठा रहे हैं तो उसके वेट से उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई. डेट कितना था जी हमारा? डेट आ गया 40% का वेट है इंटू 7 कर दिया, प्लस इक्विटी का कितना था 50% का वेट है इंटू 14 कर दिया, और लास्ट इज योर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का 10% तो वेट है इंटू 10 कर दिया. तो ये वैल्यूएशन निकल कर आएगी भी बुक के अंदर दिए हुए क्वेश्चंस है. सो द आंसर हेयर कम्स आउट टू बी 10.8. दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Then comes investment banks play a significant role in mergers and acquisitions. Which of the following is not one of the key roles? कौन सी चीज इनका मेन की रोल नहीं है? Arranging merger and acquisitions by finding desirable companies for purchase, developing defensive strategies to protect target companies, providing funds for purchasing company, or managing day-to-day operations of the merged companies after the transaction. इसका देखिए हम लोग जब बात करते हैं ना मर्जर और एक्विजिशंस में कौन सी चीज है तो उसके की रोल नहीं प्ले करता. डे टू डे फंक्शन संभालना कोई मर्जर के अंदर कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा. बाकी सब तो कर रहा है, टैक्सेशन देख रहे हो, डिजायरेबल कंपनी ढूंढ रहे हो, टारगेट कंपनी पर वर्क कर रहे हो, क्या करना है मर्जर के बाद वो सोच रहे हो. दीज आर बिग क्वेश्चंस. डे टू डे वर्किंग संभालना इज नॉट अ बिग क्वेश्चन. देन कम्स, अच्छा ये पेपर में आया हुआ है, ये पहले भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है. Category dash are specialized funds that deploy diverse or complex trading strategies and may employ leverage through investments in listed and unlisted securities. Category 1, Category 2, Category 3 और Category 4. हमारे पास alternate investment funds का category number 3 आता है actually, sorry 3 आएगा 4 नहीं है. Done. Then comes, which of the following strategies is commonly used by private equity firms to exit their investment and generate returns? कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? Initial public offering, recapitalization through leverage, secondary buyouts और all of the above. देखिए सारों का इस्तेमाल होता है. चाहे आप IPO लेकर लोगों से पैसा उठाए, चाहे लोगों से लोन ले, या किसी के और के शेयर्स को बाय आउट कर ले, ये सब चीजें चलती हैं. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एसपीएस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का. ठीक है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, अगर वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पब्लिक शेयर होल्डर्स इस कंपनी के इफ दे आर अनहैप्पी विद द प्रपोज्ड मर्जर? या तो आप बोनस ले लोगे, रिश्वत क्यों लोगे? पार्टिसिपेट इन रिवर्स मर्जर, वो भी नहीं आप कर सकते. कन्वर्ट शेयर्स इनटू डेट, या फिर रिडीम द शेयर्स. आप कंपनी को देखिए, अगर आप मेजर शेयर होल्डर नहीं हो तो आपके पास कोई फैसले नहीं है. तो वन थिंग इज यू ब्रेक अप विद द कंपनी, यू से कि दैट्स इट, इसके बाद मैंने इस कंपनी का शेयर लेना, मैं बेचकर निकल रही हूँ. दैट इज रिडीम देयर शेयर्स. Then 80 IAC section में of the Income Tax Act, which of the following is the maximum turnover for startups to claim deductions? Maximum turnover एक startup का जब वो खुद को startup कहला सकती है वो है 100 crores की. पहले कम थी, बाद में बढ़कर 100 crores हो गई थी. ठीक है, पहले 25 करोड़ थी, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है कि पुरानी डेफिनेशन क्या थी और नई क्या थी. A startup company claiming the deductions under 80 IAC can do so how far consecutive years out of 10? आप कितने टाइम तक के लिए डिडक्शन ले सकते हो? वैसे डिडक्शन जो होती है ना वो आपकी 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स के लिए मिल सकती है, वो भी लगातार. ठीक है, 3 कोई भी साल ऐसे होंगे जिनमें आप बोलते हो कि इस साल में हमारे ना प्रॉफिट माफ कर दिया जाए, इस पर टैक्स नहीं देना, हमको टैक्स हॉलिडे मिल जाए.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स? बिजनेस को एनालाइज करने से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। मार्केटिंग इनिशिएटिव में ये हेल्प करता है बिकॉज आपको मार्केट की नॉलेज होती है इससे। अलाउज द बिजनेस टू रिड्यूस द वेस्ट, ये भी करता है। लेकिन गारंटीज तो कुछ भी नहीं कर सकता, गारंटी तो कोई भी नहीं चीज कर सकती। आज के टाइम पर मैं तो गारंटी दे भी नहीं सकती कि आप पढ़ के जाओगे पेपर होगा कि नहीं होगा, वो आपका क्या होगा। अगर आपने पेपर अच्छे से किया है, अच्छे से समझा है, टाइम पर पहुंच गए थे, आपको तरीका, मल्टीपल फैक्टर्स जुड़ जाएंगे ना पेपर क्लियर करने के लिए। गारंटी देना इज अ वेरी बिग थिंग। तो कोई भी चीज गारंटी तो नहीं देती। बट यस, मेहनत करेंगे, एक गोल की तरफ चलेंगे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कंबाइन करेंगे, तब पेपर क्लियर होते हैं। isn't it? Because let's understand ना, we are no more those kids जो छोटे होते सब कुछ छोड़ के मैंने इस टाइम कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ पढ़ना है। क्या वो पॉसिबिलिटी अब है? बीइंग एन अडल्ट, व्हेन यू हैव अ फैमिली, यू हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ, यू हैव पीपल टू नर्चर, कितना कुछ चल रहा होता है। और जो अकेले रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है बिकॉज उनको 10,000 और भी काम करने हैं। सो आप ऑफिस के साथ में पढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप वो चीजें कर रहे हैं तो क्या चीज देखनी जरूरी हो जाती है कि कोई भी चीज गारंटी नहीं करती, लेकिन हाँ, मेथड, स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Which of the following is not considered as a key skill for successful business analyst? Critical thinking ये तो होता है, problem solving ability ये भी होता है, attention to detail और advanced coding expertise। business analytical के अंदर हमारे पास, सॉरी, business analyst बेचारा क्या करता है, ये इसमें डी पॉइंट, ये उसको कोडिंग एक्सपर्टीज आने की जरूरत नहीं है, एनालिटिक्स आने जरूरी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीबीपी, ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल? ये यहाँ पर आईसीएमए होता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन बॉन्ड के प्रिंसिपल्स जो बनाए थे ना, वो आईसीएमए ने बनाए थे। यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाएगा, वो तो वैसे भी यूएन तो इज फॉर पीस ट्रीटीज एंड ऑल। वर्ल्ड बैंक लोन्स देने में बिजी रहता है, आईएमएफ का भी वही सिनेरियो है। तो हम कह सकते हैं कि आईसीएमए ने बॉन्ड्स के प्रिंसिपल बनाए थे जी, गाइडलाइंस बनाई थी। ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू कैसे होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो इकोनॉमिकली हमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक नहीं, आप बोलिए इन्वायरमेंटली हमें डैमेज ना करे, वैसे वाले बॉन्ड्स बन रहे हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में भी, और एटलीस्ट हमारी मार्केट में हमारी सोसाइटी को कुछ खराब नहीं कर रहे, पोल्यूशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो आता है इसके अंदर। Which of the following is backed by the asset specific project like a solar farm? Solar farm क्या है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन एसेट बैक बॉन्ड्स है वो, क्योंकि आप एक बॉन्ड आगे, बॉन्ड के ऊपर एक एसेट का भरोसा रखते हो, तो उसे हम एसेट बैक बॉन्ड्स कहते हैं। Which of the following outcomes is ISO 14008 primarily designed to facilitate the organization seeking alignment with green finance principles? 14,008 का बेसिक वर्किंग होता है इकोनॉमिक वैल्यू पता लगाना फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एडिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। 008 का बेसिक मतलब ये है कि आप ना इकोनॉमी में इम्पैक्ट स्टडी करते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश करते हो, तो इसका बेसिक वर्किंग आप ऐसे याद रखेगा, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। हाउ कैन द इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ इशुअर्स? आप सोसाइटी में सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आप अच्छे कैसे नहीं बनोगे? आप कहते हो कि मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ देखता हूँ बाय हैविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आने वाली जनरेशन्स के लिए मैं रिसोर्सेज छोड़ना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छे बन जाओगे। रोड शोज वगैरह से नहीं बनोगे। इन्वायरमेंटल स्ट्रैटेजी, ट्रांसपेरेंसी भरोसा दिलाता है, भलाई नहीं दिखती उसमें। देन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, नहीं, सिंपल है, आप इन्वायरमेंट का भला सोच रहे हो अपने बिजनेस के भले के साथ, वही बहुत होता है। What typical serves as the basis of determining the strike price of warrant issued by SPSE? स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफाइन होता है? स्ट्राइक प्राइस होता है जब हमारा शेयर प्राइस हम इशू करते हैं, जिस टाइम जो शेयर का जो भी प्राइस चल रहा होगा, जब हमने शेयर इशू किया है लोगों में, तो वो काउंट होता है यहाँ। वॉट आर बिजनेस इंक्यूबेटर्स? इंक्यूबेटर्स पता है क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है जब प्री टर्म लेबर में वो हो जाए, ताकि ना उनको एक हीट मिलती रहे, जो जैसे वो मदर के वॉर्म में थे वो वैसे ही बाहर ग्रो करे। इन बिजनेस के इंक्यूबेटर्स भी क्या है, वो ना सारी फैसिलिटीज उस जगह पर उस छोटे से स्टार्टअप को दे देते हैं ताकि वो स्टार्टअप ग्रो करे। तो इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्टअप को कैपिटल में, टेक्नोलॉजी में, नेटवर्क में मदद करते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पर।
बैंक्स का लोन नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट का पॉइंट नहीं है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं इन्हें। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट नहीं, ये बिजनेस को इंक्यूबेट करते हैं ताकि वो अच्छे से फ्लरिश करे, ब्लूम करके बाहर निकले। The predetermined conversion price of warrant in case of preferential allotment should not be less than, प्रीडिटर्मिंड कन्वर्जन जो आपने चूज किया होगा वो कम से कम आपका एवरेज वीकली हाई लो के हिसाब से होना चाहिए ऑफ 2 मंथ्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। आप ना उसका जो वारंट का प्राइस है, हाई लो का जो आपका एवरेज आएगा उस समय का, 2 हफ्ते 2 महीने पहले का, उसका जो एवरेज निकलेगा उसको चूज करेंगे कि अगर आपने आपके वारंट को शेयर में कन्वर्ट करना है उसका प्राइस क्या रहना चाहिए। ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर कैरेक्टराइज बाय, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी वो डिबेंचर्स जो कल को इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं एज गिवन एन ऑप्शन। जरूरी नहीं है पक्का होगा, पहले 1980s के टाइम पर तो पक्का होता था, डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होता था। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता, इसमें ऑप्शन होती है करने की, जरूरी नहीं होता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वारंट्स, वारंट्स के बारे में क्या सही है। वारंट्स आर बेसिकली एक तरह का राइट होता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, कि फ्यूचर में आप शेयर बाय कर सकते हो हमारी कंपनी का। तो ये मैंडेटरी नहीं है, सबको नहीं दिया जाता, और कुछ ऐसा नहीं है कि उसको और किससे अटैच नहीं कर सकते। ये एक एडिशनल चीज होती है, तो ये साथ में जुड़ती है कोलेट्रल की तरह। तो इसका आंसर फर्स्ट ही है। ये आपको एक राइट देता है कि आप फ्यूचर में बाय कर सकते हो। A bank wants to raise perpetual non-cumulative preference shares, PNCPS वो इशू करना चाहते हैं, of additional tier 1 capital, which of the following is incorrect। PCNPS fully paid up होते हैं, ये करेक्ट है। ये बैंक डिसाइड करता है इसको कितनी अमाउंट रेस करनी है, वो भी करेक्ट है। लेकिन PCNPS additional tier कैन नॉट एक्सीड 2% ऑफ रिस्क, नहीं, इट कैन गो, इसमें आपका आता है ये आपका इफ लेस देन वाइल मीटिंग द टोटल, ये उसके बाद भी हम रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर आपका जो सी है वो इसमें क्या है, वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। In which phase will the company secure funding to grow its user base, enhance product offering and expand its other geographies। कंपनीज अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है, सीड फेज में तो वो सोचती है, सीरीज ए वो फेज है जिसमें आकर वो कहती है कि हम अपने आप को और ग्रो करा रहे हैं। अर्ली स्टेजेस तो ये आपका बिगनिंग वाला पार्ट है, मेच्योरिटीज जब आपकी कंपनी फुल ऑन ग्रो कर चुकी है तो वो इसके बाद लॉसेस पे जाना शुरू कर देगी, मतलब कंपनी अपना पूरा फ्लरिश करके जी चुकी है। Which type of financing is described here? Described an investment approach where fund is are provided to established business, often restructuring finances or operations. Unlike venture capital, it targets later stage companies. Beginning वाली नहीं कर रही, later वाली करती हैं। प्राइवेट इक्विटी अकेला है जेड़ा जो कहता है कि मैं ना जो फुल फ्लेज्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होगा ना मैं उसी को देखूंगा, मैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स को मैं नहीं देखता। ठीक है। The process of representing the data through the use of popular geographies। अच्छा, ग्राफिक्स को यूज करना, चार्ट्स को यूज करना, इन्फोग्राफिक्स को यूज करना, ये डेटा माइनिंग नहीं है। डेटा माइनिंग डेटा को स्क्वीज करके डालता है, एक पर्टिकुलर जगह पर रखता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को एक प्रोसेस से गुजरना होता है ताकि वो फिल्टर हो सके। एनालिसिस तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा टर्म हो गया, यहाँ पर तो हम सिर्फ डेटा को दिखा रहे हैं, तो वो विजुअलाइजेशन है। Two major issues of a company, of a dash company, are the expensive cost of issuing debt and potential business potential to offer shares at some point of time। स्टार्टअप कंपनी को कोई जानता नहीं होता, क्योंकि कंपनीज जो उसके बाद वाली है उनको तो इक्विटी शेयर में कोई मना ही नहीं करेगा, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सब पैसा देंगे। प्रॉब्लम सारी स्टार्टअप की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स रिलेटेड टू एआई, एआई से रिलेटेड टूल कौन से हैं। सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स ऑफ अनसर्टेन रीजनिंग, क्लासिफायर्स एंड स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स। ऐसा जिसमें आंसर सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव ही है। एआई सब कुछ करने लग गया आजकल, सर्च के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, सब जगह ये।
Which of the following are included in the possibilities of venture capital? कैपिटल अरेंज भी करते हैं, इन्वेस्ट एंड ग्रो भी करते हैं, एग्जिट भी कर लेते हैं जब उनको लगता है कि बस बहुत हो गया हम चले, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। बिकॉज एक टाइम बाद जब इनको लगता है तो ये चले भी जाते हैं, जब उनको लगता है कि वी आर डन विद इट। व्हाट डज द टर्म हर्डल रेट रेफर टू? हर्डल रेट क्या होता है? हर्डल रेट बेसिकली होता है जो मिनिमम आपको पैसा मिलना चाहिए, कि ठीक है, मैक्सिमम नहीं, हर्डल मतलब मिनिमम, मिनिमम एनुअल रिटर्न जो आपको मिलनी चाहिए, मेजर्ड बाय आईआरआर, ब्रेक इवन पॉइंट होता है अपना आईआरआर, एंड गारंटीड रिटर्न्स जो उनको मिलती हैं, ये उनका मिनिमम जो पैसा मिलना चाहिए ये वो है, ठीक है। द ब्लैक शोल्स मॉडल इज यूज फॉर वैल्यूएशन, ये आपका बॉन्ड्स ऑप्शंस एंड वारंट्स के अंदर इसकी होती है बेसिकली। ब्लैक शोल्स मॉडल का ना एक बड़ा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है, बुक में गिवन भी है लेकिन वो फॉर्मूला नहीं आया हुआ जस्ट बिकॉज उसका फॉर्मूला की कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शंस एंड वारंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हाइब्रिड में इसका इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड फाइनेंस में, ठीक है, हाइब्रिड के अंदर ऑप्शंस एंड वारंट्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPAC? अभी पीछे क्वेश्चन ही किया हमने, स्पेशल पर्पस एक्यूजेशन कंपनी, एक कंपनी जो बनाई गई है दूसरी कंपनी को परचेज करने के लिए, उसका एम ही यही है कि आपने दूसरी कंपनी परचेज कर लेनी है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंजल इन्वेस्टर? ये एंजल इन्वेस्टर का, एक एंजल इन्वेस्टर का कितना प्राइस उस पर लगना चाहिए? उसका मिनिमम 25 लाख लगना चाहिए, मिनिमम, इंडिविजुअल का, ठीक है, ये इंडिविजुअल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेजनाइन? मेजनाइन का मतलब होता है नॉर्मली डेट होती है, जिस दिन डिफॉल्ट हो गया उस दिन ये इक्विटी बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पर इट टिपिकली मेच्योर्स इन लेस देन, अच्छा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये तो गलत है, कोई टाइम टेन्योर नहीं होता इसका। ये वाला पहला तो सही है क्योंकि वो अलाउ करता है डेट को इक्विटी बनाने में। मेजनाइन फाइनेंसिंग रेज करता है आपका फंड्स, इट इज कंसिडर्ड वेरी एक्सपेंसिव, ये तो होता है, तो दिस इज बी। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सिंस ये रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है तो आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से पेपर आया हुआ था। तो दीज आर ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर रहा तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए उन सबके साथ जो CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको आइडिया हो सके कि PYQ के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है PYQs को कवर करना, बिकॉज CIB का एग्जामिनेशन में और JIB में दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।